हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय मोहित भट्टाचार्य। आज इसका हम पार्ट सेकंड देखेंगे और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, बजट सिस्टम के अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन करना, प्रेजेंटेशन, अप्रूवल, एग्जीक्यूशन। तो इन सब पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बजट सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब बजट बनाने से जो बेस होता है उसका वो क्या होता है, उसका एम क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि कोई मशीन चलाने से पहले उसके बेसिक पार्ट्स और काम करने का तरीका समझना पड़ता है, वैसे ही बजट प्रोसेस समझने से पहले उसकी बेसिक फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लियर हो जाए। देखिए, बजट कोई ना कोई तो बनाता है और फिर उसको लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के सामने प्रेजेंट भी करेगा। हर कंट्री में एक अथॉरिटी होती है जो बजट बनाने की जिम्मेदार होती है। जैसे इंडिया में कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो बजट बनाती है इंडिया का। बजट बनाने की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें वो किसकी होती है? वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया में, और यूएसए में कौन है? प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट्स के, वो सब। लेकिन वो अकेला नहीं बनाता है ये सब चीज़ें, वो कोई एक अथॉरिटी वो अकेले मिलकर नहीं, उसको हेल्प करती है कौन? एक्सपर्ट एजेंसीज हेल्प करती है। यूएसए में हमने कल देखा था ब्यूरो ऑफ बजट हेल्प करती है, यूके में ट्रेजरी हेल्प करती है, इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे कि स्पेशली बजट के लिए बनाई गई होती है। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है। ये एक्सपर्ट्स ही जो है वो बजट की क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव उस बजट को लेजिस्लेचर में भेजता है। इंडिया के आर्टिकल 112 में क्या बात की गई है? इसी की कि जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बजट, उसको प्रेजेंट करता है। जो बजट है उसको बिल्कुल सही यानी एक्यूरेट और पूरा कंप्लीट बनाया जाना चाहिए। इसमें कोई भी गलती या छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। हर एक डिटेल, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ मतलब खर्च होगा, सब कुछ क्लियरली लिखा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू यानी जो हम टैक्स मिलता है हमें, या नॉन टैक्स भी हो सकता है, लोन यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जैसे क्या मिल रहा है, खर्चा कौन से सेक्टर्स में जा रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। बजट ऐसा हो जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ का एक पूरा और साफ स्नैपशॉट दे दे। मतलब सरकार के पास कितना पैसा है, वो किस पर खर्च करेगी, कैसे पैसे कलेक्ट करेगी, जैसे कि टैक्स, लोन, ये सब। और ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि जो आम आदमी और टैक्स देने वाले सिटीजन्स हैं उनको भी ये क्लियर समझ आए। जैसे एक बिजनेस अपना बैलेंस, जो एक बिजनेस होता है वो अपना बैलेंस शीट पब्लिक करता है, वैसे ही सरकार बजट भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो बजट है, जो लेजिस्लेचर है यानी हमारी पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, जब बजट पे डिस्कशन करता है वो, तो क्या होता है? तो ये प्रोसेस सीक्रेट नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मतलब जो भी चर्चा हो रही होती है पब्लिक के सामने होनी चाहिए, जिससे मीडिया कवर कर सके, लोग देखें और समझ पाएँ कि कौन से प्रपोजल्स आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसका काम है? पब्लिक के लिए हो रहा है। और किस पर पैसे खर्च होंगे, ये सब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कुछ लोगों का जो मतलब सभी लोगों का ट्रस्ट बना रहे, पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। और जब बजट पार्लियामेंट या असेंबली से पास हो जाता है तब उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी प्रोविजंस और अप्रूवल्स बजट में दिए गए हैं उन्हीं के बेसिस पर पैसा खर्च होगा। जैसे 2025 और 26 का बजट पास हो गया है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, वही बजट जो है अब एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स मतलब अनुमान जो होते हैं, हम लगाते हैं कि इस साल ये सब होगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब डिसाइड करता है। ये सब मिलकर पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वो ये डिसाइड करता है कि सरकार का ओवरऑल फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी। मतलब टैक्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे, किस सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करेंगे, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, फिस्कल डेफिसिट कितना मेंटेन करेंगे। तो इन्हीं बोर्ड गाइडलाइंस के बेस पर डिपार्टमेंट अपने बजट के जो एस्टिमेट्स प्रिपेयर करता है। ये एक टॉप डाउन डायरेक्शन होती है, याद रखने की बात है, टॉप से लेकर डाउन तक डायरेक्शन, टॉप डाउन डायरेक्शन है।
ओके, टॉप डाउन डायरेक्शन होती है, ये बहुत ज़रूरी है। बजट बनाने का काम सबसे नीचे से शुरू होता है, यानी कि लोकल ऑफिस जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ये सब बहुत लोकल लेवल्स पे ये अपने एक्सपेंडिचर का जो है एस्टिमेट, एक अनुमान कि हाँ ये देते हैं। फिर ये एस्टिमेट्स ग्रेजुअली ऊपर भेजे जाते हैं, मतलब हायर अथॉरिटीज़ को, डिपार्टमेंट लेवल तक। तो ये बॉटम अप अप्रोच होती है ताकि ग्राउंड लेवल की जो नीड्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो सके। ये वाली बॉटम अप अप्रोच है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है नीड्स, वो बता रहे हैं अपनी नीड्स कि हाँ छोटे लेवल्स को ये नीड्स है, फिर ये, तो ये लेवल तक जाती है। जो एकदम टॉप पर बैठी नोडल एजेंसीज होती है जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री या बजट डिवीजन्स, वो इंस्ट्रक्शंस इशू करती है जैसे फॉर्मेट या डेडलाइंस, सीलिंग्स, ये सब, जिसके बेस पर क्या होता है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ, रेलवेज, ये सब, ये अपना बजट एस्टिमेट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि नेक्स्ट ईयर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होगा, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने एस्टिम उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। यही चीज़ है। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स वो अपने अपने अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग सेक्शनल एस्टिमेट्स बनाते हैं, उनको पहले डिपार्टमेंटल हेड्स यानी सेक्रेटरीट या डायरेक्टर्स रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या रियलिस्टिक है या फिर कट किया जा सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये रिवाइज्ड दोबारा रिव्यू किए हुए एस्टिमेट्स होते हैं ट्रेजरी, अगर यूके के मॉडल की बात हम करें तो ट्रेजरी या फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया में कौन सा है फाइनेंस डिपार्टमेंट और यूके में क्या है ट्रेजरी, को भेज दिए जाते हैं। तो फर्दर स्क्रूटिनिटी होती है, उसके ऊपर फर्दर जांच होती है। अब क्या किया जाता है, इन सभी इंडिविजुअल एस्टिमेट्स को एक साथ जोड़कर एक कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर प्लान बनाया जाता है, यानी कि एक सिंगल बजट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। लेकिन यह फाइनल नहीं होता है, इस पर फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी टेक्निकल जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो मिलकर डिसीजंस या डिस्कशन करते हैं कि क्या रखें, क्या हटाएं, किस सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाए, ये सब चीज़ें। तो ये सब काम मोस्टली अक्टूबर टू जनवरी के बीच में चलता रहता है। इंडिया की स्पेशली अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेके जनवरी तक चलता है ये काम। जब सभी डिपार्टमेंट्स अपना बजट मांग रहे होते हैं तब उनके बीच टफ कंपटीशन हो जाता है। हर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसकी डिमांड क्या हो, एक्सेप्ट कर ली जाती है, उसकी डिमांड को स्वीकार किया जाए। इस दौरान क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं टग ऑफ वॉर। एक गेम होता है ना जो हम कॉलेज स्कूल्स में खेलते हैं, टग ऑफ वॉर, जिसमें वो कुछ लोग रस्सी को इधर खींचते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं, तो ये एक तरह से टग ऑफ वॉर हो जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देता है अपना, यानी कि जिसका जो मुद्दा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उसको प्रायोरिटी के एरिया में जगह मिल जाती है, एक रूम मिल जाता है, यानी उसकी डिमांड क्या होती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसीलिए यहाँ हम कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की गई है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कौन यहाँ टिक पाता है, कौन सर्वाइव कर पाता है, क्या प्रिंसिपल काम आता है, जो अपनी ज़रूरत सबसे अच्छे से जस्टिफाई करेगा उसको क्या होगा, पैसा मिलेगा। ये है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और उसके बाद आखिर में फाइनल बजट के एस्टिमेट्स बनते हैं। वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जैसे कि ट्रेजरी यूके में, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया में, इनका काम होता है ये सब, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल बजट को कैसे शेप दिया जाए, किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, वो सब वो डिसाइड करते हैं, और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी कैसे मेंटेन की जाए, ये सब। तो हम इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल डॉक्यूमेंट टेक्निकल और पॉलिटिकल इनपुट्स दोनों मिक्स होता है इसके अंदर, लेकिन उसका जो मास्टर कंट्रोल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही होता है। अल्टीमेटली मास्टर कंट्रोल हाथ में किसके है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही हाथ में होता है। फिर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव अप्रूवल की, कि बजट का जो लेजिस्लेटिव अप्रूवल कैसे होता है। तो देखिए, जब बजट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसे फाइनलाइज कर दिया, एकदम फाइनल कर दिया कि इट्स ओके नाउ, फिर तब उसको कहाँ भेजा जाता है, लेजिस्लेचर के अंदर भेजा जाता है, यानी पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में उसके सामने अप्रूव कराने के लिए पेश किया जाता है। इंडिया के अंदर तो यूनियन बजट को फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि लोकसभा में प्रेजेंट करता है। यूजुअली ये 1 फरवरी को होता है। ये लेजिस्लेचर में बजट का डिस्कशन 2 पार्ट्स में होता है,
यानी 2 पार्ट्स इसके लिए फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम जो है एक्सपेंडिचर साइड। अब ये एक्सपेंडिचर साइड क्या होता है, यहाँ पर आ गया ये एक्सपेंडिचर साइड। तो देखिए पहले ये देखा जाता है कि सरकार कितना पैसा खर्च करना चाहती है और किस किस एरिया में, डिफेंस में, हेल्थ में या एजुकेशन में, कोई भी हो सकता है सेक्टर। तो एक्सपेंडिचर साइड यानी हो गया खर्च करने का साइड, कौन से साइड पे खर्च करना चाहती है सरकार, पहले तो ये देखा जाता है। फिर रेवेन्यू साइड की बात की जाती है। रेवेन्यू साइड का मतलब हो गया, फिर डिस्कस ये किया जाता है कि सरकार पैसा कलेक्ट कैसे करेगी, जनता से लेना भी तो है ना उसको पैसा, तो कलेक्ट कैसे करेगी, यानी कौन से नए टैक्सेस लाएं और कौन से जो पुराने टैक्सेस उसमें बदलाव करें बैलेंस बनाने के लिए। ये सीक्वेंस इसलिए होता है क्योंकि जब तक खर्चे का आइडिया नहीं होगा कि खर्चा कितना किया जाएगा, खर्चा का आइडिया नहीं होगा ना, तब तक ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जनरेट कहाँ से करें हम रेवेन्यू, टैक्स कहाँ से लें। तो ये सब खर्चे का पहले एक्सपेंडिचर साइड का पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम रेवेन्यू साइड का पता कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर लेजिस्लेचर, इंडिया में जो पार्लियामेंट है, जो नॉर्मली हम बात करें, ऑलमोस्ट हर लेजिस्लेचर में कमिटीज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कमिटीज़ का, ये कमिटीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट एस्टिमेट्स को डिटेल में चेक करती है, यानी कि इसको क्या सही है क्या गलत, ये सब चेक कौन करता है, कमिटीज़ करती है, डिटेल के अंदर एनालिसिस करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है, जिसे क्या कहा जाता है, DRSCs कहा जाता है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ये जो है 1993 के अंदर बनाई गई थी। ये कमिटीज़ जो है मिनिस्ट्रीज़ के बजट प्रपोजल को लाइन बाय लाइन स्टडी करती है, लाइन बाय लाइन स्टडी करना, ओके, एक एक चीज़ को स्टडी करती है। इससे क्या होता है, डिस्कशन और डिटेल्ड एनालिसिस जो है पार्लियामेंट में और भी फोकस्ड बन जाता है, फिर और ध्यान से इस पर बात होती है। अब बात आती है बजट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है कि बजट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेजिस्लेचर को 2 अलग अलग जो बिल पास करने पड़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसमें हम और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल, सबसे पहले बात की जाती है एप्रोप्रिएशन बिल की। ये क्या होता है, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है ये सरकार को पैसा खर्च करने की लीगल अथॉरिटी देता है कि सरकार को पैसा खर्च करना है तो उसकी लीगल अथॉरिटी भी तो चाहिए ना कोई चीज़ की। विदाउट दिस, ये अगर नहीं होगा तो क्या होता है, कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचित राशि से यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर एप्रोप्रिएशन बिल नहीं होगा तो कोई भी धन, कोई भी तरीके का फंड, हम फंड की बात करते हैं, कोई भी तरीके का फंड भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि परमिशन देता है, ये लीगल अथॉरिटी की बात करता है। फिर आता है रेवेन्यू बिल। क्या होता है रेवेन्यू बिल, देखिए ये बिल टैक्स लगाने और कलेक्ट करने की अथॉरिटी देता है कि हाँ आप ये टैक्स लगा सकते हो, ये बिल आप मतलब ये टैक्स कलेक्ट कर लो, ये लगा दो, ऐसी अथॉरिटी देता है। अगर नए टैक्सेस प्रपोज किए गए हैं, मान लो किसी चीज़ पर, पेट्रोल पर ही नया टैक्स लगाया गया है, तो पहले इसकी परमिशन चाहिए, यानी कि अथॉरिटी चाहिए। एक लीगल अथॉरिटी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। पुराने में बदलाव करना है कि भाई जो फूड है, एक राइस पर इतना टैक्स हटा देना है, मान लीजिए, तो क्या होगा, इसी की नीड रहेगी, इसी की वो चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। तो ये सब बिल में होता है। अब ये जब दोनों बिल पास होने के बाद ही बजट लीगली वैलिड हो जाता है। लीगली वैलिड, हाँ एकदम करेक्ट है ऐसा। जब लेजिस्लेचर दोनों बिल्स यानी एप्रोप्रिएशन बिल और रेवेन्यू बिल पास कर देता है, तब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अब आते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स बजट को इम्प्लीमेंट कराने का काम शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है फंड्स रिलीज हो जाते हैं, स्कीम्स लॉन्च हो जाती है, टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, टैक्स लिया जाना यानी, और डिपार्टमेंट्स अपने अप्रूव्ड खर्चे जो है वो अब करने लगती है एक तरह से पास होने के बाद। और ये एक ना लीगल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसमें सरकार खुद पे खर्च नहीं कर सकती है, लेजिस्लेचर मतलब जब तक उसको लेजिस्लेचर अप्रूव ना करे। तो ये है, सरकार पहले ही नहीं करेगी, लेजिस्लेचर का अप्रूवल ज़रूरी है। इसी वे में अगर कहा जाता है, इन दिस वे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज़ एश्योर्ड। यहाँ पे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी यानी सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता का फुल रिस्पेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब जो भी पैसा पब्लिक फंड से खर्च होगा
उस पर फाइनल कंट्रोल किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी मिनिस्टर का, ये सब नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 266 किसकी बात करता है? स्टेट्स दैट, ये क्या है? स्टेट्स दैट नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, यानी विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल के पैसा खर्च नहीं हो सकता। ओके अब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस की क्या क्या रहती है। एजेंसीज, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक बेसिक यानी बहुत आधारभूत और फंडामेंटल यानी मौलिक प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लेजिस्लेचर होती है, जैसे कि पार्लियामेंट या असेंबलीज जो होती हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में होगी ना ये सब चीज़ें, और पब्लिक पैसा यानी कि जो सरकारी खर्चे और इनकम होते हैं पर अल्टीमेट कंट्रोल कौन रखती है? ये एजेंसीज रखती हैं। तो ये फाइनेंशियल एजेंसीज हम पढ़ेंगे इसमें, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर जो है यानी कि जो हमारा असेंबली बोल लीजिए आप, संसद बोल लीजिए, इसमें क्या होता है? लेजिस्लेचर पैसा रेज करती है, यानी कि लेजिस्लेचर वो बॉडी है जो पैसा रेज करती है। किसके थ्रू? टैक्सेस के थ्रू, ड्यूटीज़ के थ्रू, और पैसा ग्रांट भी करती है वेरियस स्कीम्स को, मिनिस्ट्रीज़ के लिए ग्रांट यानी देती है उन्हें, रेज भी करती हैं टैक्सेस वगैरह लगा के, और ग्रांट भी करती है। तो इसीलिए उनके पास ये पावर होती है लेजिस्लेचर के पास कि कोई भी टैक्स लगाए, लेवे, कोई भी टैक्स लगाए जैसे लेवे, बंद करे यानी अबॉलिश, ये मतलब है, ये थोड़ी हार्ड है तो ये ऐसे, कोई भी टैक्स लगाने का मतलब लेवे, अबॉलिश करना, बंद करना टैक्स को, और उसको ज़्यादा या कम करना, इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना किसी भी टैक्स को। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी जो रेट है वो 12% से 18% करनी है, तो क्या हुआ? पार्लियामेंट डिसीजन करेगी। इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाना है तो भी पार्लियामेंट, फाइनेंस जो बिल के थ्रू लेजिस्लेचर ही डिसाइड करती है। जो सरकार है वो किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च तभी कर सकती है जब लेजिस्लेचर फाइनल अप्रूवल देता है, यानी कोई भी स्कीम हो, चाहे वो रेलवेज़ की हो, डिफेंस की हो, लेजिस्लेचर का सैंक्शन मिलना मैंडेटरी होता है। एप्रोप्रिएशन बिल की हमने बात की थी ना, उसके थ्रू लेजिस्लेचर हर साल को, मतलब सरकार को ये अलाउ करती है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट अब खर्च कर सकते हैं, उन्हें एप्रोप्रिएट बिल मतलब पास हो चुका है। ये है कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती तब तक कोई भी नया टैक्स नहीं लाया जा सकता है, कोई भी नया टैक्स नहीं आएगा, कोई भी पुराना टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, और कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ कौन है मैंडेटरी? पार्लियामेंट मैंडेटरी है। तो हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज हम देखते हैं, जैसे कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनसे है। आप देखेंगे जब आर्टिकल 265 पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिलेशन जब पढ़ेंगे, 265 क्या कहता है कि नो टैक्स शैल बी लाइव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये है। फिर एक आता है 263, आर्टिकल 263 का क्लॉज 3 जो है वो ये बात करता है कि नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, यानी सरकार का पैसा सिर्फ पार्लियामेंट के परमिशन से ही सरकार खर्च कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। ये है। हम लेजिस्लेचर्स की हम ड्यूटी देखते हैं। जो सरकार है वो कई तरह की सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पर लेती है, जैसे हेल्थ की, एजुकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि पैसा उसके पास जो है जितना कंट्री अफोर्ड कर सकती है उसको फेयरली और वाइजली बुद्धिमत्ता यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट करने की, सभी सेक्टर्स के बीच अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने की एक रहती है। मतलब ना तो हेल्थ को इग्नोर किया जाए, अब आप कह देंगे हम हेल्थ सेक्टर को इग्नोर कर देंगे इस साल और डिफेंस को ज़्यादा, या फिर ऐसी सिचुएशन कि डिफेंस को ज़्यादा और हेल्थ को, ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। मतलब डिफेंस को ओवर फंड भी ना करो और हेल्थ को इग्नोर भी ना करो, एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए, सबको बराबर लेके चलो। इसको कहते हैं फेयर एलोकेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। क्या कहा जाता है इसको? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फेयर एक तरीके से निष्पक्ष, बिना किसी के पक्ष में रहे हुए निष्पक्ष तरीके से बांटना, रिसोर्सेज को अलोकेट करना।
दूसरी ड्यूटी क्या आ जाती है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पैसा अलोकेट किया गया है, बांटा गया है, या फिर फॉर अ पर्टिकुलर किसी स्कीम के लिए, कोई सर्विस के लिए, वो वहीं यूज़ हो जहां उसे होना चाहिए एज पर द लॉ एंड रूल्स। यानी जिस लीगल अथॉरिटी, एक्ट, बजट, डॉक्यूमेंट, अप्रोप्रिएशन बिल के अंडर वो पास किया गया है, पैसे दिए गए हैं, वहीं यूज़ होना चाहिए। अगर 5,000 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए अप्रूव हुआ है तो वो पैसा वहीं लगेगा, किसी और प्रोग्राम में यूज़ नहीं होगा, वहाँ उसका मिसयूज़ नहीं होगा, कहीं डाइवर्जन नहीं हो जाएगा उन पैसों का। इसको क्या कहते हैं, लीगल पर्पस के लिए ओरिएंटेड यूज़ ऑफ फंड्स। इसको क्या कहा जाता है, लीगल पर्पस है ना, उस पर्पस के लिए ओरिएंटेड, उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मनी का। ओके, ये थर्ड वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पैसा सिर्फ खर्च ना हो, उसे इम्पैक्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, पैसा सिर्फ खर्च हो जा रहा है, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है, जो पैसा खर्च हो रहा है उससे मैक्सिमम वैल्यू और आउटपुट मिलना चाहिए आपको। जैसे अगर 10 करोड़ रुपए से रोड बनानी है, मान लीजिए 10 करोड़ है, उससे रोड बनानी है, तो रोड क्वालिटी की स्टैंडर्ड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की रोड बने, वन टाइम कंप्लीट हो, एक बार में ही, और लोगों के काम आ सके वैसी। गंदा मटेरियल यूज़ करके अगर आपने रोड बना दी और 10 करोड़ की जगह आपने 6 करोड़ यूज़ किए हैं, 4 करोड़ के घोटाले हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी इसी को कहते हैं, वैल्यू फॉर मनी, कि जो मनी है उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ओके, वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट है ये। और ये है पैसा वेस्ट ना हो, और हर एक रुपए का पर्पस जो है वो हमें मतलब लीगल तरीके से उसका आउटपुट रिजल्ट मिलना चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव तभी अचीव किए जा सकते हैं जब लेजिस्लेचर एक्टिव, अलर्ट और इन्फॉर्म्ड हो। लेजिस्लेचर को हर चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। पार्लियामेंट या असेंबलीज का काम सिर्फ लॉज बनाना नहीं होता है, उन्हें फाइनेंशियल मैटर को भी क्लोजली क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए। मेंशन्ड है ये चीज़ें, मॉनिटर्ड होना चाहिए, हर एक चीज़ को देखना, पैसा सही जगह जा रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है ना, क्या फंड यूटिलाइज्ड हो भी रहा है या नहीं, क्या कमिटीज़ जो है सही से काम कर रही है। इसलिए कमिटीज़ और क्वेश्चंस, ऑडिट रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे, ये सब क्यों क्रूशियल हो जाते हैं बाद में जाके, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है ना, जो अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती है, फाइनेंशियल मैटर्स पर लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को लेके बहुत सीरियस हो जाती है, क्योंकि उनका रोल होता है कि सरकार फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चेक करना। इसीलिए तो चेक एंड बैलेंस का काम होता है, ये सब चीज़ें चेक करती रहती है, इंश्योर करती रहती है कि सब सही चल रहा है या नहीं। अपोजिशन पार्टीज़ करती है ये मेनली, तो वो देखती रहती है, सवाल उठाना, डिबेट करना, ऑडिट रिपोर्ट्स हाईलाइट करना, जो ऑडिट ने रिपोर्ट दी है उसको दिखाना, जनता को हाईलाइट करना एक तरह से, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना कि सरकार भाई जवाबदेह है या नहीं, ये सब चीज़ें देखना। तो ये काम होते हैं, लेजिस्लेचर की ड्यूटीज़ होती है ये सब। इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वो भी पैसा चाहता है, किससे, पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से, इसलिए वो बजट प्रेजेंट करता है। यानी कि पार्लियामेंट का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा मांगी गई फंड्स और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करना, वो सब उस पार्लियामेंट के ऊपर होता है। एग्जीक्यूटिव या खुद से कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती है जब तक पार्लियामेंट उसको अनुमति, ग्रांट ना दे। सबको पैसे चाहिए होता है ना, तो जब तक पार्लियामेंट उन्हें ग्रांट नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है, इसीलिए पार्लियामेंट इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स मतलब हमारा पैसा है उस पर्स के अंदर, तो गार्डियन कहलाती है कि भाई पार्लियामेंट जो है ना गार्डियन है हमारे पब्लिक पर्स की। ओके, फिर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली जब बात की जाती है तो लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप में ही होता है। लेजिस्लेचर किसके लीडरशिप में काम करती है, एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर के सामने बजट प्रपोजल्स लाता है, और रूलिंग पार्टी जैसे अभी एग्जीक्यूटिव जो अभी सत्ता में जो पार्टी है रूल कर रही है वही एग्जीक्यूटिव है, यानी उसकी मेजॉरिटी होने के कारण उनके प्रपोजल जनरली पास हो ही जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, लोकसभा में रूलिंग गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, तभी तो उसने पार्टी बनाई है। तो जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है तो एग्जीक्यूटिव का प्रपोजल इजीली अप्रूव हो जाता है, बस थोड़ा स्क्रूटिनी होती है, देखा जाता है, जांच पड़ताल करके बाद में हो जाता है, उनके ग्रांट्स अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप में ही लेजिस्लेचर काम करता है। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, थ्योरेटिकली नहीं। जहाँ सरकार की बात आएगी हम समझ जाएंगे हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी जितनी भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, हर मिनिस्ट्री कितना पैसा चाहती है पार्लियामेंट लेकर आती है,
यानी पार्लियामेंट लाती है, और सभी टैक्स प्रपोजल्स, कौन सा नया टैक्स, किस पर कितना रेट, भी एग्जीक्यूटिव ही सजेस्ट करती है उनको। कौन? एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर को ये चीज़ सजेस्ट करेगी। पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर की इन प्रपोजल्स को थॉरोली चेक करता है, डिस्कशंस करता है, डिबेट करता है और स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से और फिर उसे अप्रूव कर देता है। तो ये दिखाता है कि एग्जीक्यूटिव जो है इनिशिएट फाइनेंशियल प्रपोजल्स बट लेजिस्लेचर ऑथराइज देम। अथॉरिटी तो लेजिस्लेचर की है, लेकिन फाइनेंशियल प्रपोजल्स को इनिशिएट्स, बेसिकली वो इनिशिएट्स कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव इनिशिएट्स करती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरा मेजर रोल होता है एग्जीक्यूटिव का, जो कि सरकार यानी गवर्नमेंट होती है। क्या है मेजर रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में? अब एग्जीक्यूटिव की बारी। तो यहाँ तक हमने देखा कि लेजिस्लेचर क्या करती है? अप्रूव देती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्लानिंग और पॉलिसी बनाता है, ये हमें पता है। यानी कि कंट्रोल इन मैटर्स ऑफ पॉलिसी वेस्ट, यानी कि देखिए जो भी बड़े बड़े फाइनेंसेस से रिलेटेड पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल पूरी तरह सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है। क्या सब्सिडी देनी है, क्या हटानी है, ये सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, डिफेंस बजट कितना रखना है, ये सब कैबिनेट लेवल के डिसीजंस होते हैं। कैबिनेट इन्हें कंट्रोल करती है, कैबिनेट लेवल के डिसीजंस इन्हें कहा जाता है, ना कि किसी एक डिपार्टमेंट का। होल ओवर होलिस्टिक कैबिनेट जो है डिसाइड करता है। अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़, यानी कि सरकार ही डिसाइड करती है कि जो पैसा है, जो हम कह सकते हैं सरकार का पैसा कहाँ खर्च होना है, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ भी सरकार डिसाइड करती है। सरकारी एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, पेंशन क्या मिलेगी, उनको पेंशन देनी है, और उनका प्रोविडेंट फंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सब चीज़ें। ये सब डिस्कशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, देखिए मिलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री, DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही होता है। कोऑर्डिनेट करते हैं ये दोनों, तब ये काम और अच्छे तरीके से होता है। अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव जो देखो, पहले तो एग्जीक्यूटिव होती है फाइनेंस के मामले में पॉलिसी बनाता है, जैसे कि लाइक बजट एस्टीमेट, टैक्स रिफॉर्म, वेलफेयर स्कीम्स, फिर उसको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता है। किसके लिए? अप्रूवल के लिए, कि भाई अप्रूवल मिल जाए। तो एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव लेता है, पहले खुद, हम कहते हैं ना किसी चीज़ का आप इनिशिएटिव लो, खुद उस काम को पहले ट्राई करने की कोशिश करो, वैसे ही एग्जीक्यूटिव करता है, हर चीज़ का इनिशिएटिव लेता है। लेकिन उसके जो डिसीजंस हैं वो वैलिड तभी होंगे जब लेजिस्लेचर उन्हें अप्रूव करेगा। तो ये बातें बार बार क्यों आ रही है? क्योंकि हमें यह बताया जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव, देखिए आप ऐसे याद रख लीजिए, ई से ई, यानी एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? सबसे पहले एस्टीमेट करेगा, और इनिशिएट्स कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा, और फाइनल अप्रूवल लेजिस्लेचर देगा। प्रैक्टिकली हर काम जो है कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव ही कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? पूरे देश की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक जो हमारा प्रशासन है उसको संभालने की जिम्मेदारी इसकी होती है। मतलब सरकारी पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, कैसे मैनेज होगा, ये सब कुछ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंडर आता है। फिर हम बात करते हैं इसके जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ एक काम नहीं करता, एक काम हो गया बस नहीं, बल्कि इसके पास कई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बजट बनाना, टैक्स कलेक्शन करना, अदर डिपार्टमेंट्स का खर्चा कंट्रोल करना। इसीलिए इसे एक मल्टी फंक्शनल और पावर पैकेज डिपार्टमेंट कहा जाता है, पावर पैक्ड डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। देखिए इसका जो कंट्रोल होता है, यानी कि ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये पावर होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा खर्च करेगा, किस आइटम पर करेगा, इसका कंट्रोल इन्हीं के पास है। जैसे अगर कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री एक नई स्कूल के लिए पैसा मांगे तो फाइनल अप्रूवल कौन देगा उसे? फाइनेंस मिनिस्ट्री ही उसे फाइनल अप्रूव्ड करेगी। गवर्नमेंट के जितने भी स्पेंडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, सबको पैसा अलोकेट करने का और उनके खर्चे पर निगरानी रखने का काम किसका है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि
इंडिया में जो मेनली किसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है ज़्यादातर काम जो होता है, और ये उसकी एक ड्यूटी भी होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे प्रिपेयर करना, एस्टिमेट्स, बजट तैयार करना, ये सब गवर्नमेंट के। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम कह सकते हैं। कितना पैसा सरकार कमाएगी, जो हम कह सकते हैं इनकम का एस्टिमेट लगाना, कितना पैसा खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाना, दोनों मिलाकर बनता है एनुअल बजट। ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा? एनुअल बजट। ये जो एनुअल बजट के एस्टिमेट्स तैयार हो जाते हैं तब फाइनेंस डिपार्टमेंट बनता है। तो उसके हेल्प अदर और भी मिनिस्ट्रीज़ के हेल्प से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अगर हम बात करें, प्लस बजट डिवीज़न जो बजट के लिए अलग बोर्ड्स बनाए जाते हैं, इनको मिलाकर ये सब एक अच्छा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर अपना। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है? बाकी मिनिस्ट्रीज़ और उनके खर्चे पर भी एक सुपरविज़न रखता है कि कैसे हो रहा है। कोई भी खर्च बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लियरेंस के अलाउड ही नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें कि मिनिस्ट्री के पास फाइनेंस एडवाइज़र होता है, हर एक मिनिस्ट्री के पास क्या होता है? फाइनेंस एडवाइज़र होता है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि हाँ इसका यूज़ कर लो, ये सब एक होता है इसमें। तो हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से कि इसलिए कहा जा सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसी भी गवर्नमेंट का होता है तो वो क्या होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? ट्रेजरी हमने पढ़ा, और इंडिया में फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो देखिए इंडिया के अंदर इक्विवेलेंट मिनिस्ट्री जो होती हैं ऑफ फाइनेंस की, वो 5 डिपार्टमेंट हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही देख रहे हैं फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आ जाएगा सब कुछ। अब पहले तो समझते एक नया वर्ड आपके सामने आया है, ऑडिट। ये ऑडिट का मतलब क्या होता है? हर डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया हो गई, यूएसए हो गई, ठीक है, इंडिया, यूएसए, यूके, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, पब्लिक पैसा ऑडिट करना ज़रूरी होता है। यानी पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक पैसे का क्या करना पड़ता है? ऑडिट करना ज़रूरी होता है जहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा किसका है? पब्लिक का। और हम एक पब्लिक सोसाइटी में रहते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो ऑडिट का मतलब होता है कि पब्लिक के पैसे का ऑडिट करना ज़रूरी है। ऑडिट का काम होता है कि चेक करना कि पैसा सही जगह पर सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। ये काम कोई आम ऑफिसर नहीं करता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करती है ये काम। कोई एक आम ऑफिसर आ गया, आईएएस, वो करेगा ये काम? नहीं। इसके लिए क्या होता है? एक अथॉरिटी होती है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जिसे कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, कहा जाता है कि सर्च लाइट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इसे कहा जाता है। यानी कि क्योंकि ये अंधेरे में रोशनी डालता है, कोई अंधेरा है वहाँ पर जो है रोशनी डाला जाता है, तो इसको सर्च लाइट ऑफ फाइनेंशियल कहा जाता है। अब अगर हम बात करें सरकार खुद ही खर्च करे, अगर सरकार खुद ही खर्च करे और खुद ही ऑडिट करे तो करप्शन को तो हम ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं ना भाई, आप ही खर्चा करो, आप ही ऑडिट कर लो। तो ये तो हो गया भाई, आप तो भ्रष्टाचार को आमंत्रण दे रहे हो। जैसे घर में हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि घर में पापा मम्मी ने बेटे को 1000 रुपये जो है दिए कि जा तू स्टेशनरी का कोई सामान ले आ, तो मम्मी ऑडिट करने लगी कि उसने सच में पेन कॉपी लाई है या नहीं, तब तो पता चलेगा। या फिर पानी पूरी खाई है उसकी, उस पैसे की, तो ये ऑडिट। अब बेटे को ही बोल दिए तुम देख लो, अपना पैसा तुमको दे दिया है, तुम ही उसको ऑडिट कर लो, तब तो भाई करप्शन हो सकता है, क्या पता वो झूठ बोल दे। तो मम्मी अगर ऑडिट कर रही है उस चीज़ का, पैसा कहाँ यूज़ हुआ है, तो वही काम क्या करती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, अगर पैसा दिया गया है तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना, ऑडिट भी तो करनी पड़ेगी। अब ये ऑडिट एजेंसी की इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है? देखिए डेमोक्रेसी में ऑडिट एजेंसी एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। वॉच डॉग यानी निगरानी रखना। वो सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि मतलब भौंक भी सकती है। हम कहते हैं ना भाई, कुछ जो डॉग्स होते हैं वो बार्क करते हैं वैसे, तो वो जो है एजेंसीज जो है, ये सब ऑडिट एजेंसीज मतलब डरा भी सकती है।
जो इसका काम है पब्लिक एक्सपेंडिचर को पोस्टमार्टम करना, पैसे का जो कहाँ पे ईमानदारी से काम हुआ है, लीगलिटी, कानूनी होना, ये सब देखना, एफिशिएंसी, फ़ायदा हुआ है, वेस्ट हुआ है, ये सब पता लगाना। तो इसका मतलब है पैसा अगर मिस स्पेंड हुआ है, कहीं फालतू जगह पे लगा है, तो ऑडिट उसका रिपोर्ट देगी, यानी छुपा नहीं सकती है, रिपोर्ट देना पड़ेगा। पब्लिक मनी यानी जो लोगों का पैसा है उसको पब्लिक मनी माइनस इसके, जैसे हम कह सकते हैं ना कि मिसयूज डेमोक्रेसी की रेपुटेशन गिराता है। अगर पब्लिक के पैसे को आप मिसयूज़ कर रहे हो, उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो आप भाई आप क्या कर रहे हो, एक साथ डेमोक्रेसी की रेपुटेशन को ख़त्म कर रहे हो यहाँ पर। तो समझ लो कि ऑडिट एजेंसी डेमोक्रेसी की आँख है, हम एक ऐसे समझते हैं ना पर्सोनिफिकेशन करके, कि जो ऑडिट एजेंसी है वो डेमोक्रेसी की क्या है, आई है, जिसे कुछ भी छुप नहीं सकता है, मुश्किल है छुपाना, ये है। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर का क्या रोल होता है और ऑडिट की रिपोर्ट का कनेक्शन क्या होता है। जब पार्लियामेंट किसी स्कीम के लिए पैसा देता है तो उसका एक मॉरल ड्यूटी होता है पार्लियामेंट का कि ये देखे कि पैसा सही से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। पार्लियामेंट खुद तो हर रिसिप्ट बिल चेक नहीं कर सकती, इसीलिए वो ऑडिट ऑफिसर के थ्रू काम करवाता है। ऑडिट ऑफिसर यानी लेजिस्लेचर के बिहाफ पर ऑडिट ऑफिसर क्या करता है, लेजिस्लेचर के बिहाफ पर उसका एक प्रतिनिधि बनकर ये सब चीज़ें चेक करता है। पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ, लॉ को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, यानी किसी ने चोरी तो नहीं की। तो पार्लियामेंट ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे, जो ऑडिट रिपोर्ट देता है उसके बेसिस पे पार्लियामेंट क्या करता है, क्वेश्चंस उठाता है, इंक्वायरी मांगता है। यहाँ तक कि इंक्वायरी को मतलब सीबीआई तक भी जा सकती है, इंक्वायरी का जो हत्ता है वो सीबीआई तक भी जा सकता है। तो ऑडिट से पार्लियामेंट का कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर्स पर और एक्टिव और अलाइव बन जाता है, मतलब जीवंत हो जाता है ये सब चीज़ें। देखिए जैसे स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, उसने फंड दिया किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए, है ना, उसने फंड्स दिया स्पोर्ट्स के लिए, तो उसका रिपोर्ट स्कूल कमेटी को देना पड़ता है, वरना क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। अब देखते हैं इंडिया और ऑडिट, जैसे क्या इंडिया में कौन है ऑडिट, मतलब कहते हैं ना ऑडिट का किंग कौन है, राजा कौन है, कौन करता है ये, तो ये करता है कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। ये ना इंडिया में ऑडिट का किंग यानी राजा माना जाता है। भारत में ऑडिट का एक महानायक है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जिसे कैग कहा जाता है। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्योंकि इसका आर्टिकल मेंशन है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 148, ठीक है, जिसका काम है गवर्नमेंट के हर पैसे का हिसाब लेना। उसकी इंडिपेंडेंस इतनी सॉलिड है, कैग की जो इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सॉलिड होती है उसकी जो इंडिपेंडेंस है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग को, हम पढ़ेंगे बाद में कैग को भी डिटेल से, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर वो सिर्फ पार्लियामेंट का जवाबदेह होता है। किसको रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को। कैग को कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पार्लियामेंट। हु इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पार्लियामेंट, किसको कहा जाता है, कैग को कहा जाता है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है उसकी, क्योंकि वह सही और सच दिखाता है। और उसकी रिपोर्ट में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, हम पढ़ेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्शन लेती है इसकी रिपोर्ट पर और करप्शन को एक्सपोज करती है। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमारे सामने आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की सबसे पहले तो दो इम्पॉर्टेंट जो है कमिटीज़ होती हैं, जिसका फर्स्ट का नाम क्या है, एस्टिमेट कमेटी, और दूसरे का नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो फाइनेंशियल कंट्रोल का काम करती हैं, मतलब पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं, ये सब देखने का जिम्मा लेती हैं। यही लाइन में यही बताया गया है कि 2 कमिटीज़ एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेचर। किसके बिहाफ पर, लेजिस्लेचर के बिहाफ पर काम करती है। पहले समझते हैं जो एस्टिमेट कमेटी है उसका क्या काम है। एक्सपेंडिचर में मतलब एस्टिमेट कमेटी का काम होता है सरकारी डिपार्टमेंट्स के बजट के इनिशियल स्टेज, जब पैसा एक्चुअल में खर्च नहीं हुआ होता है, मेन ही चेक करना, यानी कि जब इनिशियली स्टेज में चेक करना, जब पहले तो कोई खर्चा नहीं हुआ है। एस्टिमेट कमेटी का देखिए इजी वे में समझते हैं, एस्टिमेट कमेटी का काम है जब जैसे डिपार्टमेंट है कोई सरकारी, बजट एलोकेट पर पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज पर ही है, उसी में चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ पैसा बचाया जा सकता है, पहले ही चेक कर लेना, खर्च होने से पहले ही
चेक कर लेना। वो जो सजेस्ट करती है कि अननेसेसरी खर्चा मत करो भाई, फालतू का खर्चा मत करो। एस्टिमेट कमेटी ऐसा सजेस्ट करती है, यानी एस्टिमेट कमेटी सजेस्ट इकोनॉमीज इन एक्सपेंडिचर बिफोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। पहले ही बता देती कि इकोनॉमी का यूज़ करो, ढंग से खर्चा करो, पहले ही, खर्च होने से पहले ही। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पैक, वो काम होता है जब पैसा खर्च हो चुका होता है, उसके बाद उसका काम आता है। यानी जब ऑडिट रिपोर्ट कैग द्वारा बनाई गई, कौन देता है ऑडिट रिपोर्ट? हमने ऊपर पढ़ा, कैग देता है। जब ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है उसके बाद जो है उसको चेक करना है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, पैसा वेस्ट या मिसयूज़ तो नहीं हुआ था। तो पैसा खर्चा होने के बाद पैक जो है उस पर अपना वो करती है, जांच करती है। तो इसी में कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो पैक होता है, एग्जामिन्स द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इन द लाइट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। किसकी लाइट में? ऑडिट की रिपोर्ट की लाइट के अंदर। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी को कोई फाइनेंशियली गड़बड़ी मिलती है, मिसयूज़ या ओवर यूज़ होता है फंड्स का, तो वो क्या कर सकता है? फ्रॉड उसे अगर मिलता है तो वो पार्लियामेंट को अलर्ट कर देता है। अलर्ट यानी सावधान करती है, और आगे फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो उसके लिए सजेशंस भी देती है। यानी कि मतलब जो ये ड्रॉ अटेंशन, मतलब लेजिस्लेचर का एक अटेंड करती है कि भाई बस अब सावधान हो जाओ। ऐसा जो भी कमिटीज़ और डिपार्टमेंट्स ऊपर बताए गए थे, जैसे एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्सेट्रा, कैग, ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ही हैं, जहां एकदम डिसिप्लिन बना रहे। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो पर्पस होता है, यानी गवर्नमेंट का पैसा खर्च करते वक्त ईमानदारी। गवर्नमेंट का हम पैसा खर्च करते वक्त हमें क्या देखना है? ईमानदारी और ऑनेस्टी, सौदेबाजी होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि हो ये नहीं, सद्बुद्धि तरीके से, इकोनॉमिकली अच्छे से, मितव्ययी तरीके से बजट को काम करना है, चेतना रखते हुए, यानी कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, ज़रूरी है। इसीलिए फाइनेंशियल कंट्रोल ज़रूरी होता है। जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, यानी कि जो पैसा सरकार खर्च करती है, टैक्स पेयर का पैसा होता है, वो जो टैक्स लोग देते हैं उनका पैसा होता है। ओके, ये किनका पैसा होता है? टैक्स पेयर। यहाँ पे टैक्स पेयर यानी जो टैक्स भरते हैं, जैसे हम लोग, टैक्स पेयर का पैसा होता है। इसीलिए इन कमिटीज़ का काम होता है इंश्योर करना कि वो पैसा वेस्ट ना हो और सही जगह पर लगे, जिससे एफिशिएंसी बनी रहे। जो भी पैसा पब्लिक का है वो एक ट्रस्ट की तरह है। ट्रस्ट यानी उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। मतलब 1 रुपये खर्च करने से पहले सोचो, कहीं एक पैसा जो है वो कहीं और काम आ सकता है। मतलब एक पैसा भी फालतू का खर्च नहीं हो सकता है। और फिर हम बात करते हैं कि हर एक पैसा, यहाँ पे वर्ड है कि हर एक पैसा जो खर्च हो रहा है वो किसी ऑफिसर या नेता की पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि मतलब पूरे समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए हित में होना चाहिए। ठीक है, सभी समाज के लिए। पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी के भी लिए। इसलिए कंक्लूजन में हम ये रख सकते हैं कि यही सही होगा, अगर एक कंट्री को डेवलप, ट्रांसपेरेंट और फेयर बनना है तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा क्या किया जाए? स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और एफिशिएंट बनाना ही पड़ेगा, तब हो पाएगा क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट एंड ऑडिट। अब हम बात करते हैं क्या होता है अकाउंट और ऑडिट। देखिए, पब्लिक फाइनेंस के अंदर ना क्या होता है अकाउंट और ऑडिट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंट और ऑडिट, पब्लिक फाइनेंस, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, चाहे वो रोड्स बनाने में खर्च किया जाए, सैलरीज देने में खर्च किया जाए, स्कीम्स लाने में खर्च किया जाए, पब्लिक फंड से होता है, यानी जनता का पैसा होता है। तो सोचिए, अगर इसी पैसे का हिसाब रखा जाए, न रखा जाए तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा बहुत ज़्यादा, वेस्टेज का मैनेजमेंट, मतलब मिसमैनेजमेंट हो जाएगा ना ये सब चीज़ों का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स का मतलब होता है कि सही तरीके से जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, सही तरीके से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, और ऑडिट का मतलब होता है इन्हीं रिकॉर्ड को चेक करते रहना कि कुछ गलत ना हो जाए। यही है ऑडिट, अकाउंट एंड ऑडिट, सिंपल में लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो। हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो अकाउंटिंग वाला काम होता है, ये जो ऑडिट करने वाला, वो इंडिपेंडेंट बॉडी करती है, जिससे करप्शंस ना हो और जिससे उस पर कोई दबाव ना हो।
है ना। और ऑडिट वही चेक करता है जिस मतलब क्या गलत है क्या नहीं, ये सब हमने देखा। अकाउंटिंग वो होती है कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसीलिए किया गया है क्योंकि सिस्टम को ट्रांजैक्शंस हैं वगैरह, जो खर्च कमाई उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना, हर चीज़ का अकाउंट मेंटेन करना, तो यही होता है इसका मतलब। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अकाउंट का बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग, क्या है अकाउंट एग्जैक्टली। ये जो अकाउंटिंग है गाइज, ये एक साइंस है, मतलब साइंस है जो जल्दी और क्लियरली फाइनेंस फैक्ट्स प्रेजेंट करता है, जिससे मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकता है। ये फैक्ट्स होते हैं, कितनी इनकम हुई, कितना खर्च हुआ, बैलेंस वगैरह ये होते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब है पैसे का सही हिसाब रखना। हर एक ट्रांजेक्शन, पैसा कब आया, कहाँ आया, किसका रिकॉर्ड, क्या कुछ, सब कुछ अकाउंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसके ऑपरेशंस का क्लियर पिक्चर जो है हमें मिलती है इस चीज़ से। यानी कि जो पैसा खर्च करता है, यानी एग्जीक्यूटिव या स्पेंडिंग अथॉरिटी, उनका काम है अकाउंट्स मेंटेन करना। यह रिकॉर्ड बताता है कि जो पैसा खर्च हुआ है कानूनी रूप से सही जगह हुआ है या नहीं। जब ऑफिसर्स अपने हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट देते हैं, मतलब जो एक ऑफिसर है ये अपने से ऊपर वाले ऑफिसर्स को रिपोर्ट देगा, ठीक है, कोई भी चीज़ का, तो आम तौर पर है ऐसा कहा जाता है कि उसे प्रूफ के तौर पर देना चाहिए और ये काम आता है। प्रॉपर अकाउंटिंग से पता चलता है कि किस एक्टिविटी में कितना खर्च हुआ। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा इंश्योर हो जाती है। अगर अकाउंटिंग सिस्टम सही हो तो गलत तरीके से पैसे खर्च करने से रोका जा सकता है। अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ हुआ जहां पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है। अगर किसी ने गलत जगह पैसा खर्च किया तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसे पकड़ सकता है। यानी अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन और लीगैलिटी जो होता है ना उसका भी एक टूल है। इससे मिसयूज़ होता है ना, जो फंड्स का डाइवर्जन होना ट्रैक किया जा सकता है आराम से, कहाँ मतलब खपत हुई है, क्या हुआ है, ये सब। जो भी पैसा खर्च होता है उसका वैलिड प्रूफ, ऑथेंटिक डाटा जिसे हम कहते हैं ना, ऑथेंटिक डाटा, ये ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए अकाउंट्स में। ये प्रूफ हो सकता है बिल्स, वॉचर्स वगैरह जो होते हैं, चालान या ऑफिशियल रिसिप्ट जितनी भी होती है, सब कुछ होना चाहिए। हर एक पैसा जो खर्च किया गया है उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ। एवरी पैसा स्पेंट मस्ट हैव अ पर्पस एंड प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक रुपए का हिसाब होता है। जब ऐसा डिसिप्लिन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, तभी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे सामने स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग्स है, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंट। इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं पब्लिक अकाउंटिंग के। इसमें है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ये क्या होता है, देखिए, एक गवर्नमेंट सिस्टम में हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अकाउंट होता है। अगर ये बिखरे रहेंगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ता रहेगा, अगर अलग अलग रहेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। इसीलिए सिंगल ऑफिसर या एजेंसीज, कोई सिंगल ऑफिसर हो या एजेंसीज हो, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, जो सारे अकाउंट्स मेंटेन करे और उसको क्या करे, सुपरवाइज करे। ओके, इससे फ़ायदा क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स के अकाउंट कोऑर्डिनेटेड और यूनिफाइड रहेंगे, मतलब एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, अगर हर स्कूल अपनी अकाउंटिंग अलग से करे बिना कॉमन सिस्टम के, तो स्टेट लेवल पर टोटल खर्चा पता नहीं चलेगा। यानी सेंट्रलाइजेशन से क्या बढ़ती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, कंट्रोल दोनों पर बेटर बनता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, पब्लिक अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे होने चाहिए जितने भी, मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 रिकॉर्ड्स, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट होने चाहिए। इससे क्या होता है, एक जनरल हम कह सकते हैं एक जनरल लेडगर मेंटेन होना चाहिए, जिसमें क्या हो, सारे अकाउंट्स वगैरह जितने भी होते हैं सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होने चाहिए सिस्टम से। देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं ना, सिद्धांत क्या क्या रहते हैं। अकाउंट्स को फंड एसेट के बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहिए। सबसे पहले फंड के बेसिस पर क्लासिफाई करो, फंड एसेट के बेसिस पर अकाउंट को क्या किया जाना चाहिए, क्लासिफाई किया जाना चाहिए। जो एसेट परमानेंट है, जो एसेट क्या है, परमानेंट है, ऐसे जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह, ये तो परमानेंट चीज़ें हैं ना, संपत्ति, और जिनसे खर्च नहीं किया जा सकता है उन्हें अलग रखो। उन्हें करंट सरप्लस में मत दिखाओ कि करंट सरप्लस में जा रहे हैं, वो अलग रखो,
जो एकदम परमानेंट चीज़ें हैं उन्हें अलग रखूं। क्यों? क्योंकि ये एसेट इमीडिएट एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इससे रियल फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो क्लियर दिखती है, ये होना चाहिए। फिर पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स का क्लासिफिकेशन करना, हर फंड, जैसे कि एजुकेशन के लिए कोई फंड आया है, हेल्थ के लिए कोई फंड आया है, तो उनके लिए अलग अकाउंटिंग होनी चाहिए, सबके लिए अलग अकाउंटिंग होनी चाहिए। मतलब एसेट्स, लाइबिलिटी और ओनरशिप, जो हम कहते हैं ना प्रॉपर्टी की शिप होती है, क्लियरली दिखे हर फंड के लिए, हर एक फंड के लिए सब चीज़ अलग अलग दिखनी चाहिए। हर फंड का अपना बैलेंस शीट बनना चाहिए ताकि पता चले कि उस फंड में कितना पैसा लगा है, कितना खर्च हुआ है। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तो बनी रहती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी रहती है। अगर एजुकेशन और हेल्थ फंड को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, तो क्या होगा, मिसयूज़ ईजिली हो सकता है। वो ज़्यादा मतलब अलग अलग कर दो हर चीज़ को, यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करना चाहिए फंड्स को। फिर है बजटरी कंट्रोल अकाउंट्स का, यानी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ खर्च और कमाई का रिकॉर्ड रखना ही इनफ नहीं होता है, इसमें बजटरी कंट्रोल अकाउंट्स भी होने चाहिए। यानी कि ये चेक करना कि खर्च बजट के अंदर ही हो रहा है या नहीं। इसमें ये डिटेल्स भी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि रेवेन्यूज़, कितनी इनकम हुई ये पता हो, एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ ये पता हो, एप्रिएशंस यानी कि जितना एलोकेट किया गया है, और एक आता है इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये इनकम्ब्रेंसेस, यानी कि फ्यूचर कमिटमेंट्स, यानी ये ट्रैकिंग इंश्योर करती है कि कोई डिपार्टमेंट बजट क्रॉस ना करे, पता चलना चाहिए ना। फिर आता है रेवेन्यू अकाउंटिंग। क्या होती है ये रेवेन्यू अकाउंटिंग? रेवेन्यू रिपोर्ट में सिर्फ वो एंट्रीज दिखनी चाहिए, जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स होती हैं उनमें सिर्फ वो एंट्री दिखनी चाहिए जो रियल इनकम होती है, यानी रेवेन्यू से रिलेटेड है, रियल इनकम से रिलेटेड है, वो सब दिखना चाहिए, ना कि लोन, एडवांस वगैरह ये सब नहीं दिखने चाहिए। रियल इनकम क्या हो रही है वो सब आना चाहिए, क्योंकि नाम ही रेवेन्यू है, कितनी आय हुई आपको, ठीक है। नॉन रेवेन्यू आइटम्स को एक्सक्लूड कर दो, बाहर निकालो इसको। नॉन रेवेन्यू जहाँ से इनकम नहीं हो रही है ऐसे आइटम्स को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। किस चीज़ से? इस पिक्चर से। इससे पिक्चर हमारी क्लियर रहेगी। जो रेवेन्यू आया है उसे दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जो रेवेन्यू आता है उसे दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला तो आता है बाय फंड, और दूसरा जैसे कि इसमें आ गया एजुकेशन फंड, हेल्थ फंड, और बाय सोर्स। बाय सोर्स में क्या आता है? टैक्स, फी, ग्रांट्स, ये सब। ये यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन से डेटा इजी टू एनालिस और कंपेयर करने में बहुत आसानी रहती है ये सबसे। बाय फंड और बाय सोर्स। बाय फंड में जो एजुकेशन का फंड, हेल्थ का फंड, ये सब, और बाय सोर्स के अंदर टैक्स से आया है, कहाँ से आया है, कोई फीस से या ग्रांट से कैसे मिला है, कौन से सोर्स से पैसा आया है, ये आता है इसमें। फिर है एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग। क्या है एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग? यानी एक्सपेंडिचर को रेंडमली मत दिखाओ, खर्चे को ऐसे ही रेंडमली मत दिखाओ, उसे स्टैंडर्ड तरीके से क्लासिफाई किया जाना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ है, स्टैंडर्ड तरीका में बाय फंड्स आएगा पहले तो, जैसे कि किस फंड से पैसा गया है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी क्या? खर्चे की बात, तो खर्चे में तो पैसा जाता है, तो किस फंड से पैसा गया है। बाय डिपार्टमेंट, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से गया है या फिर डिफेंस डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, कौन से डिपार्टमेंट से पैसा गया है ये दिखाओ। कैटेगरी बना दो हर चीज़ की, क्लास स्टैंडर्ड मेथड होते हैं ये सब। या बाय एक्टिविटीज़, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज़ करते हुए, टीचर को सैलरी देते हुए पैसा गया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हुए पैसा गया है, कैसे पैसा गया है आपका, ये दिखाओ। उसके बाद अगर चाहो तो ऑब्जेक्ट यानी सामान परचेज, सैलरी भी दिखा सकते हैं इसमें हम कोई, या फिर कोई भी तरीके से, या हम देख सकते हैं डिटेल्स में देखें तो गवर्नमेंट को हेल्प करती है ये सब डिटेल्स, क्या चीज़ करने में, एनालिसिस करने में कि खर्च सही जगह पे हुआ। तो हर चीज़ कैटेगरी में स्टैंडर्ड तरीके से दिखानी चाहिए। यही है अकाउंटिंग, एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे दिखाना है ना। अभी हमने गवर्नमेंट के अकाउंटिंग में जो स्टैंडर्ड्स हमने ऊपर पढ़े, जैसे कि डबल एंट्री, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने से अकाउंट्स यूनिफॉर्म बनते हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस जो है हमारी वो क्लियर रहती है, क्लियर दिखाई देती है। हर साल गवर्नमेंट को एनुअल अकाउंट रिपोर्ट्स पब्लिश करनी चाहिए, जिसमें हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल खर्च
और इनकम दिखे। इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि किस मिनिस्ट्री ने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है। ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 तरीके बताए गए हैं पब्लिक अकाउंट्स के। सबसे पहला है कैश सिस्टम। चलिए समझते हैं इस कैश सिस्टम को, क्या है ये। कैश सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होती है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होती है जब एक्चुअल पैसा हाथ में आए या जाए। यानी कि पैसा अगर आ रहा है या जा रहा है, एक्चुअल पैसा, तभी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड होती है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए अप्रूव किए हैं बट अभी खर्च नहीं हुआ है, वो खर्चा नहीं हुआ है, सिर्फ अप्रूव किए हैं, तो कैश सिस्टम में वो शो नहीं होगा वो 10 लाख रुपए, क्योंकि भाई खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ अप्रूव किए हैं। अप्रूव करने से थोड़ी होता है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन तभी होगा जब एक्चुअल पैसा हाथ से आए या जाए, यानी जब वास्तव में निकलता है उसमें से। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ये सिस्टम मतलब हमेशा पिछड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ रियल टाइम कैश फ्लो दिखता है इसमें। कौन सा कैश फ्लो दिखेगा? रियल टाइम, जो हो रहा है वो दिखता है, ना कि फ्यूचर कमिटमेंट जो फ्यूचर में होने वाला है वो सब नहीं, रियल में हुआ है वही दिखेगा। तो ये हम कह सकते हैं ना कि पिछड़ जाता है ये सिस्टम थोड़ा। जबकि हम कहते हैं एक्यूरल सिस्टम क्या होता है? एक्यूरल सिस्टम का मतलब होता है ट्रांजैक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड होती है जब ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, यानी कि ऑब्लिगेशन यानी दायित्व होता है, चाहे पेमेंट बाद में आए या नहीं, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। ये है एक्यूरल सिस्टम। जहाँ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है वहीं वो सब चीज़ जो है रिकॉर्ड हो जाती है। ओके, चाहे पेमेंट बाद में आए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो कैश सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ सिस्टम है, क्योंकि इसमें रियल टाइम में दिखाना पड़ता है। इसके साथ कैश सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इससे ईजी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए एक रोड बनानी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो कैश सिस्टम तब शो करेगा जब पैसा निकलेगा। यहाँ पे हम समझते हैं कैश कब सिस्टम शो करेगा? जब कैश दिखेगा, ये याद रखिएगा। तब शो करेगा जब पैसा निकलेगा। बट एक्यूरल सिस्टम क्या होता है? एक्यूरल सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर तुरंत दिखेगा, शो हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन आ चुकी है। ये है इन दोनों के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा। अब हम देखते हैं जो एक्यूरल सिस्टम होता है, यहाँ हम बात करेंगे एक्यूरल सिस्टम के। जो एक्यूरल सिस्टम में इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब वो कमाई जाती है, ना कि पैसा आने के बाद। और खर्च तब रिकॉर्ड होता है जब वो होने लगता है, ना कि पैसा जाने पर। यानी देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझते हैं। जैसे अगर किसी सर्विस के बदले पैसा मिलना है, किसी सर्विस के बदले, तो वो तुरंत इनकम में रिकॉर्ड हो जाता है। एक्यूरल सिस्टम में रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब उसका अंदाज़ा, एस्टिमेट, असेसमेंट लगाया जाता है। यानी कि एक्यूरल सिस्टम के अंदर, एक्यूरल सिस्टम में रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम, जब उसका अंदाज़ा, असेसमेंट लगाया जाता है। और खर्च तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो होने शुरू हो जाते हैं। देखिए एक्यूरल सिस्टम के अंदर जब इनकम अर्न होती है, यानी कि एंट्री कैसे होगी इसकी, एक्यूरल सिस्टम की एंट्री कैसे होती है, यहाँ हम बात करेंगे इनकम की। इनकम यानी रेवेन्यू। जब इनकम अर्न होती है या फिर एक्सपेंस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकर करते हैं, तभी एंट्री होगी। उसी टाइम क्या होती है? एंट्री होती है। इनकम आने के बाद ही एंट्री होती है। और रेवेन्यू को कैसे पहचान मिलती है? जब पैसा वास्तव में कमाया जाता है, यानी जो पैसा होता है जब कमाया जाता है या फिर बिल बनता है, तभी हम दिखाते हैं बिल। रेवेन्यू को तभी पहचान मिलती है जब कमाया जाता है, ये नहीं कि बस कमाया जा रहा है तब। हमारे एक्सपेंसेस को कब रिकग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है? जब क्या होता है? खर्चा होने लगता है।
जब खर्चा होने लगता है या ऑब्लिगेशन होती है तब ही रिकॉर्ड होता है, ओनली तब ही ये जो है रिकॉर्ड होता है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे दिखाई देती है? एकदम इसकी फाइनेंशियल पोजीशंस जो है एग्जैक्ट और करंट पोजीशन दिखाई देती है इसमें। ये थोड़ा क्या होता है, इसकी सिंप्लिसिटी नहीं होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ये प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ये सिस्टम एक्यूरेट है, कॉम्प्लेक्स ज़रूर है ये, लेकिन एक्यूरेट है। अगर हम मॉडर्न रिफॉर्म्स की बात करें, मॉडर्न तरीके में बात करें, तो एक्यूरल सिस्टम को ही जो क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई 10,000 का मान लो सामान बेचना है या 100 रुपये का आपको सामान बेचना है, तो क्या हो, अब आपके पास आपने बेच दिया सामान को आपने क्या किया, बेच दिया, तो इनकम रिकॉर्ड आपने कर ली कि मैंने सामान बेच दिया, अब मैं इनकम जो है रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि इतने का मैंने बेचा है। चाहे पैसा आपको मिले बाद में आप पैसा ले लेंगे, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर लिया उस चीज़ को, है ना। तो ये है एक्यूरल सिस्टम। वैसे ही कैश सिस्टम को भी समझ लेते हैं इसी तरीके से। क्या होता है, जब हम लिख कर लाइन्स पढ़ते हैं थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ये सब टॉपिक्स को थोड़ा लिख के समझ लेना चाहिए। वैसे देखिए कैश सिस्टम है, उसमें एंट्री कैसे होती है? कैश सिस्टम की जो एंट्री है वो तब होगी जब एक्चुअल कैश, कैसा कैश, एक्चुअल कैश आप रिसीव करते हैं, आप एक्चुअल कैश रिसीव करते हैं तभी आप एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जो आपकी रेवेन्यू है उसको रिकग्निशन कैसे मिलेगी? जब पैसा मिलता है आपको, जब आपको जो पैसा है वो मिलता है तभी रेवेन्यू दिखाएंगे ना आप, तभी दिखाते हैं रेवेन्यू कि हमको इतनी रेवेन्यू हुई है। पैसा मिला नहीं, हम कैसे दिखाएंगे? ये है कैश सिस्टम। एक्सपेंस यानी आपके खर्चे को कब पहचान मिलती है? जैसे आपके इनकम को तब पहचान मिलती है जब पैसा आपका क्या होता है, आता है। वैसे ही खर्चे को कब मिलेगी? जब पैसा जाता है। एक्चुअल में पैसा जब चला गया तब हाँ ठीक है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। किस में रिकॉर्ड हो जाएगा? आपका एक्सपेंस रिकग्निशन में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सिस्टम है कैश सिस्टम। जब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है, तो देखिए जब पैसा चला जाता है तब खर्चा रिकॉर्ड होता है इसमें, तो इसकी फाइनेंशियल हमने देखा। और जब पैसा आता है, जब इनकम रिकॉर्ड होती है, तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? असली पोजीशन दिखाई नहीं देती है, इसमें डिले हो जाता है। इसमें क्या होता है? डिले हो जाता है, असली रियल पोजीशन नहीं दिखाई देती है कि कैसी कंडीशन है ना। रियल पोजीशन इसमें दिखाई नहीं देती है। सिंप्लिसिटी में ये कैसा होगा? सिंप्लिसिटी के फीचर में ये कैसा होगा? बहुत सिंपल है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, उसके लिए क्या है, सूटेबल है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत सिंपल होता है ये सिस्टम बहुत सिंपल होता है। फिर बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी कैसी रहती है? यानी कि कम एक्यूरेट होता है ये, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, कम एक्यूरेट होता है। सिर्फ कैश की बात करता है, यानी कि देखिए कैश का फ्लो होता है ना इसमें, इसलिए एक्यूरेट कम होता है। क्लैश का फ्लो जो है वो बताता है ये सिर्फ। ये है कैश सिस्टम। आई होप आप कैश सिस्टम और एक्यूरल सिस्टम को बेसिक से समझ गए होंगे। यह है थर्ड टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम, जिसका क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कॉस्ट का जो कॉस्ट के खर्चे होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड यानी अलोकेट कर दिए जाते हैं। जैसे इसमें कह दिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट चलाने के लिए टोटल कॉस्ट क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट को वैक्सीन लगवाने के लिए कॉस्ट, अलग से कॉस्ट का पता मतलब ये जो है पता करना पड़ता है। रोड्स बनाने और उसके मेंटेनेंस के इंडिविजुअल्स क्या क्या खर्चे होते हैं वो सब। ये सिस्टम क्या बताता है, ये सिस्टम हमें बताता है हर एक गवर्नमेंट सर्विस को चलाने का कॉस्ट क्या है। हर एक गवर्नमेंट सर्विस जो होती है उसको चलाने का कॉस्ट
क्या आता है? अलग अलग फंक्शंस या काम या एक्टिविटीज़ को अलग अलग कॉस्ट के आधार पर बांटा गया है। जैसे हर ऑब्जेक्ट या आइटम, जैसे बुक्स हो गई, फ्यूल हो गया, सैलरी पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ डिटेल मिलता है, इसमें डिटेल में मिलती है। काम हुआ, कितना पैसा लगा, इसका कितना पैसा लगा, एक एक चीज़ की डिटेल मिलती है। जब कॉस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें किसी भी कॉस्ट की क्या चाहिए होती है? डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमको, एकदम बारीक, तब गवर्नमेंट एक स्पेशल कॉस्ट कीपिंग सिस्टम बनाती है। यह है वो स्पेशल कॉस्ट कीपिंग सिस्टम। जब गवर्नमेंट ये कॉस्ट कीपिंग सिस्टम बनाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, ये सिस्टम हेल्प करता है सही प्लानिंग और एनालिसिस करने में, एकदम अच्छी तरीके से सही प्लानिंग और एनालिसिस करने के अंदर। जो इंडिया है वो अपने जो अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स, वो कैसे रखती है इंडिया? सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने अपने अकाउंट जो है सेम हेड्स और सब हेड्स के अंडर रखते हैं। जो सेंटर है और क्या है, स्टेट, ये दोनों क्या करती है, ये जो अपने अकाउंट्स होते हैं ये सेम हेड, इनके पीछे हेड सेम होता है और सब हेड, सेम हेड और सब हेड के अंडर रखते हैं। जैसे बजट में होता है ना, हम एक ही चीज़ में सब कुछ अलोकेट कर देते हैं। ये अकाउंट रिसिप्ट्स और डिसबर्समेंट यानी कि आना और जाना के बेसिस पर बनाए जाते हैं। क्या आया और क्या गया, रिसिप्ट्स क्या हुई और डिसबर्समेंट्स मतलब गया क्या, कौन सा पैसा आया और गया, उसके बेसिस पर बनता है। और साथ ही साथ एक्यूरल बेसिस का यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, हमने ऊपर अभी समझा इतने डिटेल में, तो यहाँ पर एक्यूरल बेसिस का सिस्टम जो है वो यूज़ नहीं होता है इसमें। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम होता है गवर्नमेंट में, सिंगल एंट्री सिस्टम। गवर्नमेंट को अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे कि कहते हैं ना, सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस्ड पर ही होता है ये गवर्नमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम। एक बार एंट्री हो गई, सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, जो प्राइवेट कंपनीज में यूज़ होता है, उसका यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। डबल एंट्री क्यों करना, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो याद रखेंगे हम कि कैश वाले में सिंगल एंट्री सिस्टम है, एक ही एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री में ना एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जैसे पैसा गया और एसेट कम हुआ, पर गवर्नमेंट के सिस्टम में सिर्फ एक इफेक्ट होता है, रिकॉर्ड किया जाता है ओनली। इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे पैसा आया बस वही लिखा जाता है कि आया, जाने वाले को नहीं लिखा जाता है इसमें, तो आया पैसा इसको लिखा जाता है। देखिए समरी के तौर पे अगर हम समझे ना, तो गवर्नमेंट का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हर एक्टिविटी को डिटेल से खर्चा बताता है, हर डिटेल को। लेकिन इंडिया में अभी भी जो है ना, रिसीप्ट, डिसबर्समेंट और सिंगल एंट्री का मेथड ही यूज़ होता है। बार बार याद रखना है, यहाँ पर सिंगल एंट्री का ही मेथड यूज़ होता है, एक्यूरल और डबल एंट्री यहाँ पर यूज़ नहीं होती है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट के सिस्टम में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्यूरल बेस्ड का यूज़ नहीं होता है, जिसको मैंने आपको सिंपल में समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन इंडिया। इंडिया में अकाउंटिंग कैसे होती है। भारत के अंदर क्या है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जो है, यानी कि कैग, ये तय करता है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट को किस फॉर्मेट में मेंटेन किया जाएगा। कौन तय करता है ये कैग तय करता है। ये सारे काम कैग के होते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सिर्फ कैग तय करता है इंडिया के अंदर, किस फॉर्मेट में मेंटेन किया जाए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये फॉर्मेट प्रेसिडेंट की मंजूरी से ही लागू होगा, केवल कैग के तय कर देने से नहीं। जब तक इस पर प्रेसिडेंट मंजूरी नहीं देगा ये चीज़ लागू नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी ऐप का डिज़ाइन, यानी कि कोई ऐप है, उसका डिज़ाइन जो है कैग ने क्या किया है, तय करता है, लेकिन उसे चालू करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी, प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है कैग को, वैसे ही। ओके, अब हम देखते हैं कि हर राज्य के अंदर, मतलब हर राज्य में कैग के अधीन एक अकाउंटेंट जनरल यानी एजी, अकाउंटेंट जनरल होता है।
ये एजी का काम क्या होता है, उस राज्य के अंदर होने वाले सारे लेन देन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, रिकॉर्ड रखना ट्रांजैक्शंस का। मतलब एक तरह से एजी ऑफिस स्टेट का अकाउंटिंग हब होता है। एजी कहाँ काम करता है, ऑडिटर जनरल जो है वो कहाँ काम करता है, अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल, वो काम करता है स्टेट लेवल पे, कैग यूनियन लेवल पे, और एजी जो है वो काम करता है स्टेट लेवल पे। और फिर कैग पूरे भारत का फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट तैयार करता है। कैग क्या करता है, पूरे भारत का फाइनेंशियल और रेवेन्यू अकाउंट तैयार करता है। फिर से वही बात कहते हैं कि प्रेसिडेंट की परमिशन, अप्रूवमेंट ज़रूरी होती है इसके अंदर। जो कैग है, कैग को ये अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी अधिकारी से अकाउंट रिलेटेड जानकारी मांग सकता है, कोई भी अधिकारी से। कैग को ये क्या है, अधिकार है। और साथ ही कैग ये भी डिसाइड कर सकता है कि ऑडिट ऑफिस में अकाउंट किस फॉर्मेट में मेंटेन किया जाएगा। जो ऑडिट ऑफिस होती है उसमें अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये भी कैग डिसाइड करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई बदलाव किया जा रहा है जो पूरे फाइनेंस रेवेन्यू अकाउंट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, यानी कि खराब कर रहा है, और मान लीजिए कैग उसमें कोई बदलाव कर रहा है, कैग जो है कोई बदलाव कर रहा है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा गड़बड़ी में डाल देता है, तब क्या होता है, तो ऐसे बदलाव को फॉर्मेट, मतलब इफ़ हो रहा है तो उससे पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कर सकता है कैग, इतना भी नहीं, ठीक है। अब मान लो अकाउंट में कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, जैसे कि किसी माइनर हेड, लाइक हम कहते हैं ना फ्यूल एक्सपेंस को कौन से मेजर हेड लाइक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाए, तो इसका फाइनल डिसीजन कैग करेगा। कोई छोटा हेड है, फ्यूल एक्सपेंस है, उसको मेजर हेड में रख दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट के हेड में रख दिया जाता है, ठीक है, तो इसका भी फाइनल डिसीजन जो है वो कैग ही करता है। साथ ही जो है हर साल कैग एक डिटेल्ड रिव्यू रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है, डिटेल्ड रिव्यू रिपोर्ट अपनी खुद की जो है तैयार करता है, जो एकदम डिटेल होती है, जिसमें बताया जाता है कि सरकार की किताबों का जो बैलेंस है, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर क्या स्थिति में है, क्या सरकारी काम चल रहा है, वो सब बताया जाता है इसके अंदर। जो कैग होता है, मतलब द ऑडिटर जनरल हैज़ द पावर टू डिटरमाइन, यानी कि जो कैग ये भी डिसाइड करता है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ये भी डिसाइड करता है कि जो भी सरकारी अफसर ऑडिट डिपार्टमेंट को अकाउंट भेजते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट को अकाउंट्स जो भी भेजते हैं, उन्हें किस फॉर्मेट में भेजना है, और वो ओरिजिनल अकाउंट्स जिनके आधार पर फाइनल रिकॉर्ड्स बनते हैं कैसे मेंटेन करना है, ये भी। और ये भी सुनिश्चित करता है कैग, उसके अधीन जो भी अधिकारी हैं वो प्रेसिडेंट या किसी लोकल गवर्नमेंट को कोई भी ज़रूरी जानकारी समय पर दे सकें, रिपोर्ट्स देना, जानकारी देना अपने मेंटेन्ड अकाउंट्स से। तो भारत में कैग ही पूरे सरकारी खर्चों और आमदनी का मुख्य रिकॉर्ड कीपर हम कह सकते हैं, वो है जो वो अकाउंट्स को फॉर्मेट जो बताता है, कंट्रोल, वेरिफिकेशन सब कुछ देखता है। अंतिम मंजूरी बस किसकी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट की। देखिए अभी जो सिस्टम है जिसमें उसमें क्या है, स्पेंडिंग ऑथोराइज जैसे मंत्रालय विभाग हैं जो खुद अपने पूरा मतलब और जो अपडेटेड हिसाब किताब रखते हैं, सारा काम इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, मतलब बाहरी संस्था है ये। लेकिन ये सिस्टम सही नहीं है क्योंकि स्पेंडिंग डिपार्टमेंट्स को खुद अपनी खर्च की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, खर्च किया है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो वो क्या करते हैं, खुद अपनी खर्च की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तभी तो सच में अपने बजट का सही इस्तेमाल और निगरानी कर पाएंगे अगर वो सही से हिसाब रखेंगे। तो जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनसे उम्मीद की जाती है कि ये अपने सारे खर्चे पूरा कंट्रोल रखें और ये पक्का करें कि पार्लियामेंट ने जितना पैसा बजट ग्रांट दिया है उसी के अंदर सारा काम हो। यानी अगर खर्च का पूरा हिसाब किसी और के पास है तो डिपार्टमेंट खुद जिम्मेदार कैसे बनेगा। किसी और के पास अगर आप खर्चा खुद कर रहे हो और आप फिर जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हो तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्सिबल बनोगे भाई। तो ये होना चाहिए। मतलब अकाउंटिंग जो होती है, यानी कि यहाँ एक क्लियर प्रिंसिपल बताया गया है, अकाउंटिंग यानी हिसाब रखना
और ऑडिटिंग यानी क्या होता है, जांच करना। अकाउंटिंग यानी क्या होता है, हिसाब रखना। ऑडिट करने का मतलब होता है जांच करना। ये दोनों काम अलग अलग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग तो मैनेजमेंट यानी डिपार्टमेंट का इंटरनल टूल है। अकाउंटिंग क्या है? एक इंटरनल टूल है डिपार्टमेंट का, अकाउंटिंग रखना, जिसमें वो अपने पैसे की प्लानिंग और ट्रैकिंग करता है। लेकिन ऑडिटिंग तो एक बाहरी निगरानी है। बाहरी निगरानी का मतलब होता है बाहर से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आउटसाइड चेक जिसे हम कहते हैं, बाहर से इस पर चेक हो रहा है, आउटसाइड चेक है ऑडिटिंग। तो इन दोनों को एक क्यों? ऑडिटिंग और अकाउंटिंग शुड नॉट बी, मतलब इन दोनों को कंबाइंड जो है बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक ही संस्था द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। अलग अलग द्वारा किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक ऐसा सिस्टम होता है गाइस, ये एक ऐसा सिस्टम है जो देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय व्यवस्था है, उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल बनाए रखता है। यानी बनाए रखने का सबसे ज़रूरी हथियार है ये ऑडिट। अगर सरकार कहीं भी पब्लिक मनी खर्च कर रही है तो इंडिपेंडेंट ऑडिट ये पक्का करता है कि वो पैसा गलत तरीके से बर्बाद ना हो। मतलब ऑडिट एक सुरक्षा कवच के जैसे पैसों को जो है, पैसों के लिए सुरक्षा कवच है। ओके, ऑडिटिंग का मतलब होता है, ऑडिटिंग का मतलब है कि किसी संस्था के सारे रिकॉर्ड और बही खाते जो अकाउंट्स होते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से जांचना, ताकि ये पता लगाया जा सके खर्च सही जगह हुआ है, रिकॉर्ड सही है या नहीं, और फाइनेंशियल नतीजे क्या हैं। आखिर में ये सारी बातें एक रिपोर्ट के ज़रिए जो है सामने लाई जाती हैं। किसके द्वारा? एक रिपोर्ट के द्वारा सामने लाई जाती हैं ये सब बातें। जो एक लोकतांत्रिक देश जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करते हैं, किसकी? डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें, उसमें सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका ऑडिट एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट अधिकारी करता है। ये अधिकारी सीधा संसद के लिए काम करता है, यानी वह सरकार से नहीं जनता के प्रति जवाबदेह होता है। इसीलिए उसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, ताकि क्या बनी रहे? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। यहाँ हम देखते हैं प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्री ऑडिट का मतलब होता है किसी खर्च, लेन देन या ट्रांजैक्शन की जांच उस समय करना जब वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि जब तक वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, पहले जांच करना। प्री से पता चल रहा है ना, पहले। प्री का मतलब होता है पहले जांच कर लेना, जबकि वो पूरा नहीं हुआ है। यानी फाइनल अकाउंट जो होता है, उसका फाइनल अकाउंट अभी रेडी नहीं हुआ है, यानी खर्च होने से पहले उसको चेक कर लेना। किसी भी चीज़ का खर्च होने से पहले अगर उसे चेक कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्री ऑडिट। फिर आता है पोस्ट ऑडिट। ये क्या होता है? पहले प्री ऑडिट को समझ लेते हैं। प्री ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हमने ट्रांजैक्शन से पहले बिफोर समझा इसको। ये टूल है एक मैनेजमेंट का, ये यानी कि प्रबंधन का मैनेजमेंट टूल है। ये एक मैनेजमेंट टूल है, यानी खर्च जो है वो कानूनी तरीके से है या नहीं वो देखना, और उसमें कोई गलती तो नहीं है वो सब देखना। ये चेकिंग उस समय की जाती है जब ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस में चल रहा हो, हुआ नहीं हो, बस प्रोसेस में चल रहा हो, तब की जाती है। फिर देखते हैं जो प्री ऑडिटिंग होती है, इज़ डन टू नो, यानी कि जो प्री ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले विभाग के पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, पर्याप्त पैसा है या नहीं है, और जो खर्च हो रहा है वो कानूनी है या नहीं। बस इसीलिए प्री ऑडिट किया जाता है, यानी कि जो खर्च है वो कानूनी है या नहीं ये पता करने के लिए उसमें गलत या गैर कानूनी खर्च को पहले ही जो है रोक लिया जाता है। जो कि इलीगल होता है उस चीज़ को पहले ही रोक लिया जाता है, इलीगल चीज़ नहीं होने देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर प्री ऑडिट को ठीक से लागू किया जाए तो बजट ज़्यादा खर्च होने, मतलब ओवर एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च होने से बच सकता है, प्री ऑडिट को अगर ठीक से किया जाए तो। अब हम समझते हैं यहाँ पर दो की बात की गई है ना। ये है पोस्ट ऑडिट। ये क्या होता है? पोस्ट ऑडिट क्या होता है? पोस्ट ऑडिट का मतलब है, पोस्ट ऑडिटिंग देखिए एक ऐसा सिस्टम है, इसका मतलब जब कोई खर्च या लेन देन कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, और उसका रिकॉर्ड अकाउंट्स में आ चुका हो, यानी कि वो जो अकाउंट है, वो जो रिकॉर्ड्स है वो किस में आ चुका हो? अकाउंट्स में आ चुका हो, तब क्या होता है? उसकी जांच की जाती है, यानी बाद में चेक किया जाता है। पोस्ट मतलब कोई चीज़ बाद में चेक की जाती है,
खर्च हो चुका है, अब बाद में चेक किया जा रहा है। पोस्ट ऑडिट जो है उस समय होता है जब पैसा पूरा खर्च हो चुका होता है, यानी घोटाला या नियमों का अनदेखी तो नहीं हुई है, बाद में पता करना। आमतौर पर जब हम ऑडिट शब्द लिखते हैं, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो लोग इसको कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं पोस्ट ऑडिट ही समझते हैं, जबकि प्री ऑडिट भी होता है, आमतौर पर ऐसा होता है। ओके, इसमें समझते हैं कि ऑडिटर का फंक्शन क्या होता है, यानी जो फंक्शंस ऑफ एन ऑडिटर। देखिए ऑडिटर क्या होता है पहले समझते हैं। हर साल जो ऑडिट होता है वो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति उस ऑडिट को करे जो सरकार के अधीन यानी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और जो एजेंसी ऑडिट कर रही है वो सीधे विधानसभा यानी लेजिस्लेचर के प्रति जो है जवाबदेह होनी चाहिए, न कि सरकार के प्रति। ये होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक सिस्टम में एक ज़रूरी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, ताकि कोई गड़बड़ी है तो वो छिपाई ना जा सके, छिपी ना रह सके। जनरली तो कहते हैं ऑडिटर के 3 मेन जो ड्यूटीज़ होती हैं, 3 मेन ड्यूटीज़ बताई गई हैं। पहली तो देखिए ये है कि सबसे पहले ऑडिटर को पुराने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, पुराने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच करनी होती है। जैसे ख़ास तौर पर उन लोगों या एजेंट्स को, मतलब उन लोगों या एजेंट्स की जो सरकारी पैसा लेते हैं, सबसे पहले तो उनकी जांच करो, जो रिसिप्ट लेते हैं, ठीक है, उनकी जांच करो। उसके बाद जो कस्टडी संभालते हैं या फिर डिसबर्समेंट यानी कि जो खर्च करते हैं पैसों को, ये तीनों की जांच करो। रिसीप्ट जो लेते हैं, कस्टडी संभालते हैं या डिसबर्समेंट, इनको पहले अच्छे से, मकसद ये देखना है इसका कि क्या इन्होंने ईमानदारी से, ये ईमानदारी है इसका मतलब फेडिलिटी से, ईमानदारी से काम किया है, जिम्मेदारी से काम किया है या नहीं, ये इसका मतलब होता है। और सेकेंडली ये होता है, सेकेंडली इसका मतलब है कि दूसरा काम है जो पैसा खर्च किया गया है या जो पैसा आया है या जो आना चाहिए था, इन सब ट्रांजैक्शंस को चेक करना, चेक किया जाए कि कानून के मुताबिक है या नहीं है, लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं है, ये चेक करना। और क्या चेक करना? और देखना कि जो ऑडिटर है उसको सुनिश्चित करता है, ये उसको सुनिश्चित करना है कि कहीं गैर कानूनी खर्च तो नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, ये सब देखना। थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड ये होना चाहिए कि ऑडिटर को पूरी जांच की जो है रिपोर्ट बनाकर सीधा विधानसभा असेंबली को भेजना होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना होता है? भेजना होता है सीधा, क्योंकि लेजिस्लेचर ही वह संस्था है जो सरकार और प्रशासन यानी एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या करती है? नज़र रखती है। लेजिस्लेचर ही जो एक ऐसी मात्र संस्था है जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या रखती है? नज़र रखती है, क्योंकि लेजिस्लेचर ही है नज़र रखने का काम, या क्या रखती है? कंट्रोल रखती है ना। तो यही चीज़ है कि कंट्रोल का काम क्या होता है, जो कंट्रोल होता है उसका क्या काम होता है, उसका ऑडिटर से थोड़ा अलग होता है काम। देखिए जैसे कि राज्य के दावों यानी क्लेम्स को सुलझाना, सबसे पहले तो सेटलमेंट करना, क्लेम्स को सुलझाना, चाहे वो सरकार के हक में हो या उसके खिलाफ में। सबसे पहले तो कंट्रोलर का काम ये है कि राज्य के जो ये सब है इनको समझाना, सुलझाना। साथ ही कंट्रोलर का एक और काम है राज्य का जो मुख्य लेखा जोखा होता है यानी सेंट्रल अकाउंट्स को संभालना, या फिर क्या करना, फील्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, फील्ड का अकाउंटिंग सिस्टम है उसको देखना, फील्ड ऑफिसेस को देखना कि जो फील्ड ऑफिसेस है वहाँ किस तरह का सिस्टम अकाउंट होगा, ये तय करना का काम रहता है कंट्रोल ऑडिटर जनरल का काम, कैग का काम रहता है ये। और क्या काम रहते हैं इनके? ये सारे प्रशासनिक काम होते हैं ये सब। कंट्रोल और ऑडिटर जनरल जो होता है कुछ मामलों में है, जैसे कंट्रोल और ऑडिटर जनरल, कैग कुछ मामलों में किसी खर्च या दावे से पहले से ये जांचता है यानी प्री एग्जामिन करता है। ये क्या करता है? प्री एग्जामिन करता है।
उचित है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं, ये सब चीज़ देखना, क्लासिफाई किया गया है या नहीं किया गया है किसी चीज़ को, इससे बेहतर प्रशासनिक कंट्रोल सही से रहता है। ये सब चीज़ों से ये रोल होते हैं। ऑडिटर और कंट्रोल, यानी देखिए रोल अलग अलग होते हैं। मेन फंक्शन हम समझते हैं इसमें, जो ऑडिटर है उसका क्या रोल है, पुराने जो ओल्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जांच करना, कानून के अनुसार देखना कि लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं, और रिपोर्ट बनाकर किसको देना, लेजिस्लेचर को देना। और कंट्रोल क्या करता है, खर्च दावों की प्री चेकिंग करता है, प्री चेक करना, सेंट्रल के अकाउंट्स को देखना, फील्ड लेवल को देखना, ये इनके मेन काम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैग को, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भारत के संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने स्वतंत्र संस्था यानी इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर कैग बनाया, मतलब उसका प्रावधान किया। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड जो भारत की संचित निधि होती है, उससे जो भी सार्वजनिक पैसा, पब्लिक का पैसा जो है वो खर्च होता है, उसका ऑडिट, ये उसका मेन मुख्य काम तो यही है। ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण के कंट्रोल से बाहर है, स्वतंत्र है, ताकि वह निष्पक्ष जांच कर सके, इसीलिए इसे इतना वो बनाया गया है। कैग को उसके पद पर काम करने के लिए परमानेंस यानी स्थायित्व, और जब तक मतलब उसका जो आचरण है वह सही है, गुड बिहेवियर है, यानी तब तक उसको नौकरी की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। जो कैग है वो बाहरी दबावों से, बाहर से जो दबाव आते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेपों से बहुत तरह से मुक्त है, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस है, प्रेशर से, ये सब चीज़ों से जो है फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर, इन सब से मुक्त है, उसे रखा गया है ताकि वो निडर होकर क्या कर सके, काम कर सके। ही कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी कि किसी भी सरकारी पद पर वह जो है दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। इससे वह अपने कार्यकाल में क्या रहेगा, निष्पक्षता से काम करेगा बिना किसी लालच के। एक बार अपॉइंट हो गया, दोबारा नहीं, ओके, री एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। इसलिए जितना उसको टाइम मिला है वो उसको फेयर तरीके से काम करेगा। ये सरकारी स्वतंत्रता कैग को इसीलिए दी गई है ताकि वह निडर होकर बिना किसी दबाव के सरकार द्वारा दिए गए जो खर्चों की जांच और आलोचना, क्रिटिसिज्म भी करता रहे और एनालिसिस भी वो करे। इसीलिए उसको इतना इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर बनाया गया, फियरलेसली, बिना किसी डर के वो काम कर सके। क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा तो वो सच्चाई सामने नहीं ला पाएगा ना सबके, इसीलिए ज़रूरी है उसका बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होना। और इसका हमें जिक्र मिलता है आर्टिकल 148 के अंदर, क्लियरली मेंशन है कैग, ये सारी स्वतंत्रता इसीलिए दी गई है इसे। अब हम देखते हैं कि क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 148 का, क्लॉज 1 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट होगा, रिमूवल होगा, वो हम आगे देखेंगे। यानी कि जो देयर शैल बी, यहाँ पे दिया गया है, देयर शैल बी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये है। यानी कि भारत में एक कैग होता है भारत में, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है। उसे हटाने का तरीका वही होगा जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही कैग को हटाने का तरीका है, यानी बहुत मुश्किल तरीके से हटाया जा सकता है। क्लॉज 2 ऑथ है इसकी, कैग की, यानी कैग बनने से पहले व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने मतलब शपथ, पहले ओथ लेनी होती है। ओथ का यहाँ पर दिया गया है, ओथ यानी शपथ होती है, ओथ लेनी होती है, जो कि संविधान के 3rd शेड्यूल में जो है दी गई है। कौन से 3rd शेड्यूल में दी गई है, इन 3rd शेड्यूल। क्लॉज 3 क्या है, क्लॉज 3 है कि जो सैलरी, कैग की जो सैलरी और सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशंस जो होंगी संसद द्वारा तय की जाएंगी। कौन उन्हें करेगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। यानी कि कैग जो है, एक बार कैग बन जाने के बाद उसकी सैलरी, छुट्टियां, पेंशन, रिटायरमेंट की उम्र, ये सब उसके खिलाफ नहीं बदली जा सकती है, जो है वो है, मतलब उसके सुरक्षा
सुरक्षित रहेगी, वो सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। कैग के रिटायर होने के बाद उसे केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी, बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता उसे बाद में। इससे वो निष्पक्ष फेयर तरीके से काम करेगा, बिना भविष्य की नौकरी की चिंता किए किसी भी तरीके से। अब हम देखते हैं कि जो कैग है, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें और प्रशासनिक नियंत्रण राष्ट्रपति ही तय करता है, प्रेसिडेंट ही हर चीज़ तय करता है इन सब चीज़ों के लिए। सेवा शर्तें जितनी भी होती है, प्रशासनिक नियंत्रण, कैग जो है, यह कैग से सलाह लेकर क्या किया जाता है, कंसल्टेशन लिया जाता है इस मामले में। जो कैग के ऑफिस के सारे खर्चे होते हैं, कैग जहाँ बैठता है उस ऑफिस के सारे खर्चे जो होते हैं, सैलरीज जो होती है, अलाउंसेस, पेंशन्स, ये सब कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैग का, सब कुछ वहीं से दिया जाएगा। इसका मतलब यह खर्चे संसद वोट नहीं कर सकती है इन पर, यानी कैग की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इस पर संसद किसी भी तरीके से वोट कुछ नहीं कर सकती है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं, कैग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। अब जो है फंक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कैग जो है यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट के अलावा किसी भी अथॉरिटी या बॉडी के अकाउंट के से संबंध में वो कोई भी ड्यूटीज़ करेगा और पावर्स यूज़ करेगा तो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून में ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि जो कैग है उसका काम जो है कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसा जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा उसे करना पड़ेगा। जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ नहीं बनाता तब तक कैग जो है वही पावर्स और ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ऑडिटर जनरल को इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता था वही काम करेगा। यानी ब्रिटिश टाइम में जो पावर्स ऑडिटर के पास थी उन्हीं पावर्स को कैग कंटिन्यू करेगा। भारत सरकार और यूनियन यानी स्टेट के अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, लेकिन कैग से कंसल्ट करके करेगा, मतलब कैग की सलाह लेना इसमें ज़रूरी है। यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट पर कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है। किसके अकाउंट पर, यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स पर कैग की रिपोर्ट किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को दी जाती है। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश करता है। जो रिपोर्ट्स होती हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स पर कैग की रिपोर्ट गवर्नर को दी जाती है। जो स्टेट, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट को दी जाती है वैसे स्टेट में कहाँ गवर्नर को दी जाएगी, और फिर गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेशन में क्या करता है, पेश करता है, रखता है। हिज टू ऑडिट, यानी कि कैग का काम क्या है, यूनियन और स्टेट के रेवेन्यू से होने वाले जो खर्चे का ऑडिट करना, चाहे वो खर्चा भारत के अंदर हुआ हो या भारत के बाहर हुआ हो, ये काम है कैग को चेक करना। मतलब कैग चेक करता है कि जो पैसा खर्च दिखाया गया है क्या उस खर्चे के लिए वो पैसा लीगली अलाउड था या नहीं था, यानी पैसा सही जगह सही पर्पस के लिए यूज़ हुआ है या नहीं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कैग को। कैग ये भी देखता है कि एक्सपेंडिचर जिस रूल या अथॉरिटी या अप्रूवल के अंडर होना चाहिए था क्या वो उसी के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। यानी कि इसलिए कैग की ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी खर्चे को मतलब हम कहते हैं ना इरेगुलरिटीज़, गलत काम हो तो उसे हाईलाइट किया जाना, ये कैग का इम्पोर्टेंट काम है। ये भी देखा जाता है कि कहीं पे पब्लिक का पैसा गलत जगह यूज़ नहीं, मिस अप्रोप्रिएटनेस तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, या फिर वेस्ट हुआ है, या फिर ऑडिट में दिखाया जा रहा है जो गलत है। फिर ये सभी जो ऑडिट रिपोर्ट्स लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती हैं। अगर कोई भी खर्चे में वेस्टफुलनेस, फजूल खर्चे जिसे हम कहते हैं, एक्स्ट्रा वेजनेस, ये ज़्यादा खर्च कर दिया गया है तो कैग को लेजिस्लेचर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना होता ही है। देखिए अब आता है हमारे सामने ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या होता है इसका ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग whether the following essential conditions have been fulfilled। यानी ऑडिट को एक्सपेंडिचर और ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये चेक करना कि नीचे दिए गए इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले ए नंबर, जो खर्चा हुआ है, यानी कि जो खर्चा हुआ है क्या उसके लिए कम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल सैंक्शन दिया था क्या। कम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब चाहे वो अप्रूवल स्पेशल हो या जनरल, जो भी हो, बिना अप्रूवल के खर्चा नहीं हो सकता।
जनरल ही क्यों ना हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं, लायक थी कि नहीं, स्किल थी कि नहीं, उसमें लीगलिटी थी कि नहीं, वो ज़रूरी है पता करना। और क्या है, नेक्स्ट है कि क्या खर्चा संविधान के प्रोविजंस, लॉज और फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। जो भी रूल्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं उन्हीं के अंडर खर्चा होना चाहिए, ये भी देखना। फिर है क्या खर्चा जो भी हुआ है क्या ये खर्च उसी फंड या ग्रांट के अंडर आता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया था, और जो मकसद पर्पस से उसको ग्रांट किया गया था क्या ये खर्च उसी के लिए हुआ है। मतलब यहाँ पे मिसयूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, वो बताया गया है। जिस पर्सन या पार्टी को पैसा दिया गया है उसने प्रॉपर वाउचर दिया हो ऐसा देखना, और पेमेंट रिसीव होने का एक्नॉलेजमेंट दिया हो, और रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन किया गया हो कि बाद में वो पेमेंट दोबारा क्लेम किया जा सके अच्छे तरीके से। डुप्लीकेट पेमेंट का कोई चांस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। फिर क्या है, क्या खर्चा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यानी आर्थिक शिष्टाचार के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मतलब ईमानदारी, ज़रूरत, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से पैसे खर्च किए गए हैं या नहीं, ये देखना। तो ये रूल्स फॉलो करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात की गई है। अब हम देखते हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। देखिए, ऑडिट का काम ये देखना है कि जो भी खर्चा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट प्रोविजंस और जो कानून रूल्स बनाए गए हैं उनके मुताबिक है या नहीं। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, जांच वांच करना है ये सब। मतलब जो भी लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको कंप्लाइंस होना चाहिए, फुल कंप्लाइंस देना है। ऑडिट जो है को ये भी चेक करना होता है कि जो खर्चा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स हैं के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। तो ऑडिट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि उन ऑर्डर्स और सर्कुलर्स से भी जो है रिलेटेड होता है जो अथॉरिटी ने इशू किए होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कि ये क्या होता है। तो देखिए, ऑडिट का काम सिर्फ ये नहीं है कि खर्चा लीगल है या नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर की बात की गई है यहाँ पे, उचित है या नहीं। मतलब क्या वो खर्चा एथिकल मीन्स मतलब ज़रूरी था, एथिकल है, रीज़नेबल है और जस्टिफाई करो भाई उसको, है या नहीं, ये भी देखना था। ये काफ़ी सेंसिटिव काम होता है जिसमें ऑडिटर को बहुत समझदारी से, बहुत खुद के दिमाग से, स्वविवेक से, डिस्क्रिएशन से और डिप्लोमेसी से, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिप्लोमेसी, टैक्टफुल यूज़ करके, टैक्ट हो गया ना यहाँ पे, डिप्लोमेसी से काम करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी लीगल खर्चा भी हो सकता है और लेकिन उसकी ज़रूरत, समय और मेथड क्वेश्चनेबल हो सकती है। लीगल खर्चा होते हुए भी वो क्वेश्चनेबल हो सकता है, तो बहुत समझदारी रखनी पड़ती है। ये है इम्पॉर्टेंट टाइप है जीरो बेस्ड बजटिंग, इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो है इसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये बजटिंग का एक और मेथड है जिससे जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB कहते हैं इसको, और इससे पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। ये टेक्निक पहले कहाँ थी, यूएस में थी। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी पॉपुलर थी। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है यूएसए के प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी पॉपुलर थी। भारत में उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे VP सिंह ने 1986 और 87 के दौरान जो है इसको JBB को छोटे स्केल पर लागू करने की कोशिश, मतलब बात की थी कि हाँ यहाँ पर जो है इसको लागू किया जाएगा। 1987 से 88 की बात है। इस समय इसे पूरी तरह से बजट बनाने के प्रोसेस में जो है शामिल करने का प्लान था, लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि JBB जो है वो पब्लिक सेक्टर में लागू करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इसमें कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, देखिए पहले तो हम देखते हैं कि ये इतना जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, इतना इसको डिफरेंट क्यों माना जाता है। तो JBB का मतलब है कि हर स्कीम्स या प्रोग्राम का क्रिटिकली रिव्यू किया जाए। क्रिटिकली रिव्यू करना, आलोचनात्मक ढंग से रिव्यू करना, ताकि उसके लिए बजट दिया जाए, तभी उसके लिए बजट दिया जाएगा। पहले हर प्रॉब्लम या इसका क्रिटिकली रिव्यू करो, हर स्कीम को अच्छे से देखो। मतलब हर स्कीम्स के लिए इनिशियली बजट ज़ीरो माना जाता है कि यहाँ पे हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं।
ज़ीरो माना जाता है और फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, लीगली जस्टिफाई करना पड़ता है इस चीज़ को। इनिशियली क्या माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है हर स्कीम के लिए। ट्रेडिशनली बजट में हर साल पिछले साल के बजट के ऊपर थोड़ा इंक्रीज नीचे करके फंड जो है मिलते हैं, चाहे स्कीम यूज़फुल हो या ना हो। ऐसा है कि स्कीम पुरानी है, कोई यूज़फुल है या नहीं, उसको ऊपर नीचे करके पैसा मिल जाता है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे हम कहते हैं ना क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, कोई इम्पैक्ट आया है, फालतू तो नहीं है, टारगेट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है इसकी, इवेल्युएशन मूल्यांकन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये सब देखा जाता है। ये कंपैरिजन करता है अलग अलग स्कीम्स के बीच, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया में JEE अच्छे से लागू हो तो सरकार उन स्कीम्स को हटा सकती है, माइनस कर सकती है जो बेकार है, काम नहीं आ रही, जिनसे पैसा लगाकर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर इंडिया में ऐसा हो तो अगर सही से अप्लाई किया जाए तो सरकारी खर्चे में कमी हो सकती है बहुत ज़्यादा। जो इसकी जो ये अप्रोच है, जो JEE की जो अप्रोच है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशंस को, हर स्कीम्स को सिस्टमेटिकली रिव्यू करना, बहुत एक नई करना पड़ता है, चाहे पुरानी हो या नहीं, बहुत यूनिक है ये। हर एक्टिविटी को परफॉर्मेंस, आउटपुट और कॉस्ट के बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है। मैनेजरियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना और क्या करना, बजट को नंबर ओरिएंटेड और एनालिटिकल बनाना, नंबर ओरिएंटेड और एनालिटिकल बनाना। ZEE जो कोई रिजिड मेथड तो नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल अप्रोच मानी जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा कौन सी अप्रोच है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जो हर ऑर्गेनाइजेशंस के नीड्स के हिसाब से एडजस्ट होती है। इसके जैसे हम कह सकते हैं 4 बेसिक्स हैं इसमें। 4 बेसिक्स क्या क्या हैं, सबसे पहले डिसीजन यूनिट्स होती हैं इसमें। इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई करना, यानी हर स्कीम को एक इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है, स्वतंत्र यूनिट माना जाता है। फिर हर यूनिट डिसीजन, मतलब हर यूनिट का डिसीजन पैकेज बनाना, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आउटकम है। डिसीजन पैकेज बनाने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और आउटकम देखना। सभी डिसीजन पैकेजेस को रैंक करना, प्रायोरिटी के बेसिस पर रैंक करना। जो टॉप पैकेजेस हैं उन्हीं के लिए ऑपरेटिंग बजट तैयार करना, इसमें टॉप लेवल के जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देना। तो हर यूनिट को अलग अलग लेवल का बजट प्लान करना होता है, इंक्लूडिंग क्या है इसमें, मिनिमम लेवल भी आता है, यानी कि मिनिमम लेवल यानी सर्वाइवल पैकेज जिसे कहा जाता है, ये मिनिमम लेवल होता है जिससे बेसिक सर्विसेज चलती हैं, मिनिमम लेवल। ZEE कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर दे, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन मिनिमम लेवल यहाँ देखा जाता है। नॉट अ मिरेकल इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है एक वी कैन से दैट US के अंदर, अमेरिका के अंदर ZEE जो है इसीलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि वहाँ कंपनीज़ को प्रॉफिट और फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कल्चर है वहाँ की कंपनीज़ एंड ऑल, इसीलिए जो गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं है ना हमारी गवर्नमेंट सिस्टम, इसीलिए वो वहाँ पे इतना फ्लरिश कर पाया था। गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी जनरली जो है बड़ा बजट मांगती है, ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा बड़ा बजट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत बड़ा बजट मांगा जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। और गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी जनरली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, मतलब इतना टास्क चैलेंजिंग नहीं है। और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण जो है ZEE का फ्यूचर डाउटफुल लगता है हमें, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ इंडिया में ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन मेकिंग यूजुअली स्लो और मैसी होती है, गवर्नमेंट में बहुत स्लो होती है, एकदम रेड टेपिज्म ज़्यादा है। तो ZEE जैसे क्लियर कट मेथड यहाँ उसके लिए अपोजिट है। तो जो ZEE के सपोर्टर इसे एक प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल टूल की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टूल मानते हैं, बहुत ज़्यादा। इससे सरकार कॉस्ट सेविंग कर सकती है, कॉस्ट को बचा सकती है और लॉ प्रायोरिटी प्रोग्राम्स को हटा सकती है जो कोई यूज़ नहीं दे रही है हमें, ऐसे ही पड़ी है। जो स्कीम्स हाई परफॉर्मेंस देती है उनको ज़्यादा फंड मिल सकता है। ZEE का बेनिफिट्स के बावजूद भी जो ZEE है यानी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग सक्सेसफुल एप्लीकेशन पब्लिक फाइनेंस में अभी भी बहुत डाउटफुल है।
ट्रेडिशनली बजटिंग सिस्टम को बेस जो है, जो ट्रेडिशनल पुराने हमारे बजटिंग सिस्टम का जो बेस आइडियल सिस्टम की कॉपी करने के चक्कर में इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज फिर ये हमारे लिए डाउटफुल रहेगा ज़्यादा। तो हमने आज पढ़ा एक चैप्टर मोहित भट्टाचार्य की बुक से, न्यू हॉराइजन से। काफ़ी कॉम्प्लेक्स बुक है लेकिन इसको बहुत ईजी करने की कोशिश की गई है आप सभी के लिए। सो ये पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।